हेलो। हेलो। नमस्कार दोस्तों, टिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट 9, जो कि आपके यूपीपीसीएस प्रीलिम्स और आरओ एआरओ दोनों परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। क्लास में किसी भी तरीके का डाउट होगा तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आज की क्लास को डिस्कस करने से पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देना चाहूँगी यूपीपीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2026 के बारे में। इस फाउंडेशन कोर्स में एंटायर सिलेबस को कवर किया गया है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों की। जब हम प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जीएस पेपर के साथ साथ सीसैट प्लस करंट अफेयर इंक्लूडेड होगा, और मेंस में आपके जीएस पेपर के साथ साथ हिंदी और ऐसे पेपर भी इंक्लूडेड होंगे। किस तरीके से मेंस में आपको अपने आंसर्स को लिखना है ये भी आपको क्लास के दौरान बताया जाएगा। तो इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो नीचे आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी जाएगी। चलिए अब आज की क्लास का हम अपना पहला प्रश्न देखते हैं। पहले प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। क्लास आज मैं आपको बता दूं, आज की क्लास में हम लोग एनवायरनमेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है। और वहीं पर हम लोग ये भी देखेंगे कि कहाँ से आपके परीक्षा में प्रश्न बनने की संभावना है, ठीक है। तो पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस को देखते हुए हम इस चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे कि आपके आने वाली परीक्षाओं में और किस तरीके के प्रश्न हमको दिख सकते हैं। तो चलिए अब आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है ये यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2006 में पूछा गया प्रश्न है। इसको आप लोग वीडियो को पॉज कर लीजिए और प्रश्न को आराम से पढ़ लीजिए। यहाँ पर क्या दिया गया है, पर्यावरण से क्या अभिप्राय है। भूमि, जल, वायु, पौधे एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनको चारों ओर अस्तित्व में है, जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है, उसे हम पर्यावरण कहते हैं। दूसरा दिया गया है द सम टोटल ऑफ ऑल द कंडीशन दैट सराउंड अ पर्सन एट अ पॉइंट। तो आपको लग नहीं रहा है दोनों पॉइंट एकदम सेम है। एक बार मैं फिर पढ़ती हूँ, देखिए क्या दिया गया है। भूमि, जल, वायु, पौधे, पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है, ठीक है। दूसरा आपको दिया गया उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होते हैं। तो हम बात कर रहे हैं कि एक पॉइंट पे, चाहे ये आप हैं या हम हैं या फिर हम एक एनिमल मान लें या मैन मान लें, कुछ भी, ठीक है, एक समय पे इसको जो भी चीज़ें घेरी हुई हैं वो उसका पर्यावरण का हिस्सा होंगी, वो उसके पर्यावरण में आएंगी। चाहे वो आपके जैविक घटक हो, चाहे वो अजैविक घटक हो, चाहे वो आपके एबायोटिक कंपोनेंट हो, चाहे वो आपका बायोटिक कंपोनेंट हो। जब हम एबायोटिक कंपोनेंट की बात करते हैं, हम अजैविक घटक की बात करते हैं, तो इसमें आपके लैंड आ गया, सॉइल आ गई, वाटर आ गया, एयर आ गया, ठीक है। तो ये सब आपके क्या है, अजैविक घटक जिनमें जीवन नहीं है, ठीक है। और जैविक घटक में कौन आ गए, हम, आप, जानवर, पक्षी, पौधे, सब जैविक घटक में आ गए, बायोटिक कंपोनेंट में आ गए। तो किसी भी पॉइंट पे जो भी आपके जैविक और अजैविक घटक है, अगर हम सबको साथ में देखें तो वो पर्यावरण का हिस्सा होता है। बिल्कुल सही है। तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही सही है। तीसरा देखते हैं, भौतिक, जैविकीय एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रियात्मक व्यवस्था जो अंतः संबंधी होती हैं, आर इंटरैक्टिंग सिस्टम ऑफ फिजिकल, बायोलॉजिकल एंड कल्चरल एलिमेंट दैट आर इंटर रिलेटेड। अब आप बताइए, जब मैं फिजिकल एलिमेंट्स की बात कर रही हूँ, जब मैं आपसे कह रही हूँ कि भौतिक चीजों की, तो उसमें आपके अजैविक घटक आएंगे ना, एबायोटिक कंपोनेंट्स आएंगे ना भौतिक जगत में, लैंड, वाटर, सी, लेक, सब आ जाएंगे, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई होगी। फिर जब मैं जैविक घटक कह रही हूं तो उसमें आपके बायोटिक कंपोनेंट्स आएंगे, जितने भी जीव जंतु हैं, हम, आप हैं, सब जैविक घटक जिनमें भी जीवन है, ठीक है। और साथ ही साथ अगर हम देखें सांस्कृतिक तत्व, तो जब भी हम किसी भी एक स्थान पर चीजों को देखेंगे तो उसमें सांस्कृतिक तत्व तो आएंगे ही, ठीक है। अब आप खुद सोचिए, अगर आप कहीं रेलवे स्टेशन पे खड़े हैं तो रेलवे स्टेशन पे जब आप खड़े रहेंगे तो आपके अगल बगल क्या चीज दिखेंगी, बताओ, ट्रेन दिखेंगी, हो सकता है फूड कोर्ट दिखे जहां कुछ खाने वाला मिल रहा हो, चिप्स मिल रहा हो, मैगजीन मिल रही हो, पैसेंजर्स दिखेंगे। अगर यही आपको मैं ले जाकर किसी मेले में खड़ा कर दूं या किसी फेस्टिवल में खड़ा कर दूं जहां पर दिवाली सेलिब्रेशन हो रहा है, तो वहां पर आपको क्या दिखेंगे, लोग गाते हुए दिखेंगे, दिया जलाते हुए दिखेंगे, पूजा करते हुए दिखेंगे।
समझ में आ रहा है? तो हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पर ये जो प्रश्न पूछा गया था पर्यावरण से क्या अभिप्राय है, इसमें ए बी सी तीनों ही ऑप्शन को हम सही मान सकते हैं और उत्तर क्या हो जाएगा, डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखो, अगर कोई आपसे पूछे कि जो पर्यावरण टर्म है, ये जो इन्वायरमेंट टर्म है, ये किसके द्वारा दिया गया है, तो आप याद रखिएगा थॉमस कार्ले द्वारा ये टर्म दिया गया है। क्लियर है? ये याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है। अब दो टर्म्स में लिखूंगी जहां पर आपको कंफ्यूज किया जा सकता है। एक एनवायरनमेंट है, ठीक है, पर्यावरण की हम बात करें, दूसरा इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम है, ध्यान दीजिएगा क्लास, जब मैं चीज़ों को बता रही हूँ तो उस समय आपको चीज़ें बहुत ही आसान लगेगी, लेकिन यही चीज़ें जब क्वेश्चन के फॉर्म में आपके सामने एग्जामिनेशन हॉल में आएगी तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जब मैं इन्वायरमेंट और इकोसिस्टम की बात कर रही हूँ तो दोनों में मैं जैविक और अजैविक घटक की बात कर रही हूँ। दोनों में मैं एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स की बात कर रही हूँ, ध्यान रखिएगा दोनों में, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि जब मैं एनवायरनमेंट की बात कर रही हूँ, मैंने आपसे कहा कि सपोज करिए आप रेलवे स्टेशन पे खड़े हैं तो आपके एनवायरनमेंट में क्या क्या चीज़ें वहाँ होंगी, तो आप ये उत्तर तो देंगे नहीं मैम जो पैसेंजर्स हैं खाली वही होंगे क्योंकि उन्हीं के अंदर जीवन है तो खाली जैविक घटक होंगे, नहीं। उस समय आपके एनवायरनमेंट में वो ट्रेन भी होगी, ठीक है, वो फूड कोर्ट भी होगा, आप भी होंगे और पैसेंजर्स, तो जैविक और अजैविक घटक यहाँ पर होगा। जो भी आपको उस पॉइंट पर सराउंड किए होंगे वो एनवायरनमेंट का हिस्सा है। अब जब हम इकोसिस्टम की बात करते हैं तो इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट्स की बात करते हैं, एक जैविक घटक होता है, एक अजैविक घटक होता है, बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट की बात करते हैं यहाँ पर भी। तो अब समझने वाली चीज है कि दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर क्या है, तो ध्यान से सुनिएगा। दोनों में हम जैविक और अजैविक घटक को, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट को साथ लेते हुए चलेंगे, लेकिन जब हम सिस्टम की बात करेंगे, इकोसिस्टम की बात करेंगे, तो यहां पर एक टर्म होता है इंटरैक्शन, ठीक है। जो भी बायोटिक कंपोनेंट्स हैं उनका एक इंटरैक्शन होता रहेगा एबायोटिक कंपोनेंट्स के साथ। इकोसिस्टम जो है वो छोटे से छोटा भी हो सकता है और बड़े से बड़ा भी हो सकता है। अगर मैं एक मुट्ठी चीनी लूं, ठीक है, और एक मुट्ठी चीनी मेरे हाथ में रखी हुई है और इन चीनी के दानों को चींटियां खा रही हैं, ठीक है, चींटियां खा रही हैं, तो ये भी एक इकोसिस्टम का निर्माण करेगा, समझो, क्योंकि यहां पर जो चीनी है, जो शुगर है, वो आपका अजैविक घटक हो गया और उसको खा कौन रही है, चींटियां खा रही हैं, जो कि एक जैविक घटक है। तो हमने देखा दोनों के बीच में एक इंटरेक्शन हो रहा है, समझ में आ रहा है। तो यहां पर आपका जैविक और अजैविक घटक दोनों मौजूद हैं और दोनों में एक क्रियाएं हो रही हैं, एक इंटरेक्शन हो रहा है। इसीलिए आप जब पढ़ते हो तो आप इकोसिस्टम की जब बात करते हो तो इकोसिस्टम में आप एक लेक को भी लेते हो, एक रिवर को भी देखते हो, आप एक एक्वेरियम को भी देखते हो, यहां तक कि आप पृथ्वी को भी एक इकोसिस्टम की तरीके से ट्रीट करते हो। पृथ्वी क्यों इकोसिस्टम है, क्योंकि पृथ्वी पे तो कितने जैविक और अजैविक घटक ही हमको दिखते हैं और एक साइकिल, एक इंटरेक्शन, कंटिन्यूअस इंटरेक्शन दोनों के बीच में क्रिया चलती रहती है। समझ में आ गया? तो हमेशा याद रखिएगा जब भी पेपर में इकोसिस्टम की बात आए तो उस डेफिनेशन में देखिएगा दोनों कंपोनेंट्स होने चाहिए, जैविक अजैविक दोनों, ठीक है, बायोटिक अबायोटिक दोनों कंपोनेंट्स होने चाहिए, साथ ही साथ दोनों के बीच में एक इंटरेक्शन होना चाहिए, ठीक है। और इकोसिस्टम आपका छोटा से छोटा हो सकता है और बड़े से बड़ा हो सकता है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम भी हो सकता है, नेचुरल इकोसिस्टम भी हो सकता है। ये याद रखिएगा सारे पॉइंट्स जो मैं आपको बताते हुए चल रही हूँ, ठीक है। लेकिन इन्वायरमेंट में जरूरी नहीं है कि कोई इंटरेक्शन हो, कोई सिस्टम फॉर्म हो। चलो, जहां जीव रहता है उस सटीक जगह को क्या कहते हैं, अब बताइए। जहां पर भी जीव रहता है, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, हैबिटेट कहेंगे, इकोसिस्टम कहेंगे, नीच कहेंगे या फिर बायोम कहेंगे। तो हम इसको क्या कहेंगे, हम हैबिटेट कहेंगे। अब कुछ शब्दों को समझिए। जब हम हैबिटेट की बात करते हैं तो हम आपके आवास की बात कर रहे हैं। आप कहाँ रहते हैं, मैंने आपसे पूछा कि कहाँ रहते हो, तो तुमने कहा मैम मैं हाउस नंबर X में रहता हूं, या फिर तुमने कहा मैम मैं फ्लैट नंबर 281 में रहता हूं, ठीक है।
आपने बताया, तो वो आपका घर है, वो आपका हैबिटेट है, ठीक है, जहां पर आप रह रहे हो, ठीक है। यहां पर एक चीज है निकेत, जिसे नीच कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, आपके पेपर में कई बार यहां से प्रश्न बना है, 2024 में यहां से प्रश्न बना है, यूपीएससी ने तो कई बार इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी हम नीच की बात करेंगे, हम इसके फंक्शनल रोल की बात करेंगे, फंक्शनल रोल की बात करेंगे। हैबिटेट क्या हो गया? आपका घर हो गया, जहां पर आप खुशी खुशी रह रहे हो, ठीक है, ये आपका घर हो गया, ठीक है। ऐसे जानवरों का भी हैबिटेट होता है, कोई चिड़िया किसी घोंसले पे पेड़ पे रह रही है तो वो उसका हैबिटेट हो गया, कोई शेर किसी गुफा में रह रहा है तो वो उसका हैबिटेट हो गया। अब इस घर में आप अकेले तो रहते नहीं हो, ठीक है, अकेले तो रहते नहीं हो, यहाँ पर आप रहते हो, आपकी मम्मी रहती हैं, आपके पापा रहते हैं, आपके भाई बहन रहते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स रहते हैं, ठीक है, कई लोग रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर जब हम पापा की बात करते हैं तो क्या होता है, पापा आएंगे ऑफिस से, आपको होमवर्क में मदद करेंगे, कुछ बदमाशी करोगे तो मारेंगे भी, डांटेंगे भी, सब काम पापा का है। कभी किसी चीज़ में परेशानी होती है, थोड़ा इमोशनल होते हैं तो मम्मी के पास जाते हैं, मम्मी सुनो ना, ऐसी ऐसी ये बात है, ये बात है, तो ये है, तो मम्मी प्यार से अच्छे से समझा देती हैं चीज़ों को, भाई बहन भी सहयोग देते हैं। तो आप एक चीज़ मानते हो, जब भी हम किसी भी फैमिली की बात करते हैं तो इसमें हर फैमिली में जो भी मेंबर्स हैं उनका अपना ही एक रोल है, अपना उनका कुछ रोल है, कुछ कर्तव्य है, और वो उस कर्तव्य को निभाते भी हैं, ठीक है, और वही उनकी आइडेंटिटी होती है। समझ में आ रहा है? अगर कोई पति पत्नी है तो आगे चल के उनको ऑफस्प्रिंग होंगे, उनके बच्चे होंगे, तो वो भी उनका एक फंक्शनल रोल है। तो ऐसे ही हम जानवरों की भी बात करते हैं, जानवर जहां रह रहा है वो उसका हैबिटेट है, लेकिन हम जब जानवरों के फंक्शनल रोल की बात करते हैं कि उनका रोल क्या है, उनकी आइडेंटिटी क्या है, किस तरीके से वो ऑफस्प्रिंग मतलब अपने बच्चे पैदा कर रहे हैं, तो ये सारी क्रियाओं की जब हम बात करते हैं तो वो निकेत में आता है। ये चीज याद रखिएगा, गिर्नेल द्वारा इस टर्म को दिया गया था, ठीक है, और हर स्पीशीज का अपना अलग अलग निकेत होता है, ये भी याद रखिएगा, कभी कंफ्यूज मत हो जाइएगा इस चीज में, ठीक है। हर स्पीशीज का अपना अपना निकेत होता है, क्लियर है, नीच होता है। तो चल, यहां पर तो बोला गया एग्जैक्ट प्लेस की बात की गई है, तो जहां पर जानवर रह रहे हैं वो हैबिटेट हो गया, जहां पर वो रहकर अपनी क्रियाएं कर रहे हैं, ठीक है, अपना फंक्शनल रोल प्ले कर रहे हैं, वो उनका निकेत हो गया। इतनी चीज क्लियर हो गई होगी। इस प्रश्न को देखो, ये यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2017 में पूछा गया प्रश्न है। अधोलिखित में से कौन सा जीव से जैव मंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम क्या है, ये बोला गया है, ठीक है क्लास, इसको आप लोग पढ़िए तब तक। हाँ, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, तो जनसंख्या, पारिस्थितिक तंत्र, समुदाय और भूदृश्य दिया है, लैंडस्केप दिया है, फिर दिया है भूदृश्य, समुदाय, पारिस्थितिक तंत्र, जनसंख्या, फिर दिया है जनसंख्या, समुदाय, पारिस्थितिक तंत्र और लैंडस्केप, फिर दिया है पॉपुलेशन, लैंडस्केप, कम्युनिटी और इकोसिस्टम। अब इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक डायग्राम दिखाती हूं, यहां पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए, यहां पर जब हम एक सिंगल स्पीशी की बात कर रहे हैं, जैसे ये टॉर्टोइस है, ठीक है, टर्टल टॉर्टोइस, ये देखो, ये है कछुआ दिख रहा है आपको, ठीक है। अब यहां पर आपको कई कछुए दिख रहे होंगे, ठीक है, तो इनके लिए कौन सा टर्म यूज करेंगे आप? पॉपुलेशन टर्म यूज करेंगे, ठीक है, पॉपुलेशन टर्म यूज करेंगे। अच्छा ये बताओ, जब आप सेंसस 2011 पढ़ते हो, 211 का सेंसस पढ़ते हो ना, तो उस सेंसस में आप क्या पढ़ते हो? आप ये पढ़ते ना कि कितने बच्चे हैं, कितने आदमी हैं, कितनी औरत हैं, ये सब चीज़ें पढ़ते हो ना। इसमें ये तो पढ़ते नहीं हो सेंसस में, 2011 में पॉपुलेशन सेंसस में, कि आपके यहाँ कितने जानवर हैं, कितने गायें हैं, कितने कुत्ते हैं, कितने मेढक हैं, ये नहीं पढ़ते ना। तो हमेशा याद रखिएगा, जब भी पॉपुलेशन टर्म यूज होता है ना, तो यहाँ पर जो एक स्पीशीज है उसकी संख्या की हम बात करते हैं, ठीक है। पॉपुलेशन देखो लिखा, पॉपुलेशन इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशीज इन द सेम हैबिटेट, ठीक है, सेम स्पीशीज इन द सेम हैबिटेट, मतलब अगर हम टॉर्टोइस के या टर्टल के पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं तो इसमें खाली जितने टर्टल हैं हम उन्हीं की जनसंख्या देखेंगे,
ठीक है, हम उन्हीं के नंबर्स को स्टडी करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम इसमें अब गाय के, मेढक के, कछुए के, सबके नंबर्स को नहीं। ठीक है, चीज क्लियर है ना? ऐसे याद रखना, जब पॉपुलेशन सेंसस 2011 की बात करते हैं तो वहां पे इंसानों को ही काउंट किया जाता है, जानवरों को नहीं काउंट किया जाता है। तो पॉपुलेशन टर्म में हमेशा हम सेम स्पीशीज को ही देखते हैं, सेम हैबिटेट में, ये चीज याद रखिएगा। अब कम्युनिटी की बात आ गई। कम्युनिटी में क्या होता है, सेवरल स्पीशीज होती हैं। ठीक है, सेवरल स्पीशीज होती हैं एक हैबिटेट में। अब किसी भी, जैसे यहां पर आपको दिख रहा है, हम वाटर इकोसिस्टम ले रहे हैं, जलीय पारिस्थितिक तंत्र ले रहे हैं। ठीक है, हमने ले लिया। अब इस जलीय पारिस्थितिक तंत्र में हमने देखा टर्टल भी है, यहाँ पर मछलियां भी होंगी, यहाँ पर आपके क्या है, आपके पंछी भी हैं जो आके वहां पे थोड़ा बहुत खा रहे हैं। तो कम्युनिटी की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर सेवरल स्पीशीज होंगी। ठीक है, एक हैबिटेट में। क्लियर है? चलो, फिर उसके बाद इकोसिस्टम की बात करते हैं। तो इकोसिस्टम में तो मैंने आपको बता दिया, इकोसिस्टम छोटे से छोटा भी हो सकता है, बड़े से बड़ा भी हो सकता है। तो यहाँ पर खाली इकोसिस्टम दिया गया है, तो हम मान के चल रहे हैं यहाँ पे जैविक और अजैविक घटक दोनों मौजूद हैं, और इकोसिस्टम को डिफाइन नहीं किया गया है कि ये वाटर है, एक्वेटिक है या फिर टेरेस्ट्रियल है। ठीक है, तो इसका मतलब पूरे इकोसिस्टम की पारिस्थितिक तंत्र की बात कर रहे हैं। फिर देखो लैंडस्केप। लैंडस्केप पैच वर्क ऑफ इकोसिस्टम अक्रॉस अ लार्ज एरिया। हम एक लार्ज एरिया में एक पैच वर्क, एक छोटा सा एरिया ले रहे हैं और वहां पर हम स्टडी कर रहे हैं, तो उसको लैंडस्केप कहते हैं। और बायोस्फीयर की बात करेंगे तो आप सभी को पता है, ऑल लैंडस्केप इनहैबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जहां पर भी जीवन है। बायो मीन्स क्या? बायो मीन्स लाइफ। और आपने बचपन में पढ़ा होगा, हम कुछ इस तरीके से डायग्राम को पढ़ते थे। यहाँ पर आपका एटमॉस्फेयर होता था, ठीक है, फिर क्या होता था, यहाँ पर लिथोस्फीयर होता था और हाइड्रोस्फीयर होता था, और क्या होता था, ये आपका बायोस्फीयर। बायोस्फीयर, जहां पर भी जीवन है वो बायोस्फीयर का हिस्सा है। ठीक है, ये चीज क्लियर है? तो अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। तो जब भी हम ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे, मींस वी आर टॉकिंग अबाउट अ सिंगल इंडिविजुअल। ठीक है, हम एक स्पेसिफिक स्पीशीज की बात कर रहे हैं। जब हम पॉपुलेशन की बात करेंगे तो हम नंबर ऑफ सेम स्पीशीज की बात कर रहे हैं। अगर चिड़िया को काउंट कर रहे हो तो खाली चिड़िया को काउंट करोगे, अगर इंसानों को काउंट कर रहे हो तो इंसानों की पॉपुलेशन की बात करोगे। इसी तरीके से कम्युनिटी की जब हम बात करेंगे, यहाँ पर एक सिंगल हैबिटेट में हम लोग डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज को देखेंगे। इकोसिस्टम आप सभी को पता है, ठीक है, यहाँ पे जैविक अजैविक घटक दोनों होंगे। ये छोटे से छोटे हो सकता है, बड़े से बड़ा हो सकता है। हम कह सकते हैं कि एक इकोसिस्टम में बहुत ढेर सारी कम्युनिटीज आएंगी आपकी, कह सकते हो ना, एक इकोसिस्टम में कई कम्युनिटी होंगी। ठीक है, तो कहा जा सकता है लैंडस्केप की बात करें, पैच वर्क ऑफ इकोसिस्टम अक्रॉस अ लार्ज एरिया। और बायोस्फीयर में तो पूरा आपका जहां पर भी जीवन है सब आ गया। अब देखो यहां पर आपका सही उत्तर क्या होगा। पॉपुलेशन दिया है, लैंडस्केप दिया है, कम्युनिटी दिया है, इकोसिस्टम दिया है। पॉपुलेशन दिया है, कम्युनिटी दिया है, इकोसिस्टम दिया है, लैंडस्केप दिया है। ठीक है, लैंडस्केप, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, कम्युनिटी, लैंडस्केप। तो बताओ यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? देख लो एक बार आराम से। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या है? सी आपका सही उत्तर है। पॉपुलेशन में मैंने बोला कि सेम स्पीशीज के नंबर्स की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू बायोस्फीयर की बात करें, सेम स्पीशीज की बात कर रहे हैं, इनके नंबर्स की बात कर रहे हैं। क्लियर है? जब हम कम्युनिटी की बात कर रहे हैं तो हम डिफरेंट स्पीशीज को एक जगह देख रहे हैं, डिफरेंट। ठीक है, इकोसिस्टम आप सभी को पता ही है, और इकोसिस्टम के बाद हम एक लार्ज पैच देखते हैं इकोसिस्टम में, तो उसको हम लैंडस्केप कहते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद आपका बायोस्फीयर, बायोम आ जाएगा। तो उत्तर क्या है? सी आपका सही उत्तर है। ये प्रश्न आपका 2017 में पूछा गया है, थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए था, तो आप आराम से इस तरीके के प्रश्न कर लेते। अब यहाँ पर ध्यान देना क्लास, अगर आप चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसे पहले इकोलॉजी की बात की गई है कि इकोलॉजी जो टर्म है वो किसके द्वारा दिया गया है। तो याद रखिएगा, इकोलॉजी टर्म इज गिवन बाय अर्नेस्ट हैकेल। अर्नेस्ट हैकेल ने इस टर्म को दिया था। कब दिया था? 1866
6 में दिया था। ठीक है, इकोलॉजी क्या होती है? इकोलॉजी इज अ स्टडी, ठीक है, ये स्टडी है, ठीक है, स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट, या फिर हम कह सकते हैं एज अ सब्जेक्ट जब हम स्टडी करते हैं इकोसिस्टम को, एज अ सब्जेक्ट जब हम स्टडी करते हैं इकोसिस्टम को तो हम इसको इकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, जिसको कि किसने इस टर्म को कॉइन किया था? अर्नेस्ट हैकेल द्वारा इस टर्म को कॉइन किया गया था। मैंने क्यों बोला स्टडी ऑफ इकोसिस्टम? क्योंकि इकोसिस्टम भी जहां पर भी लिखा रहेगा वो खुद ये चीज क्लियर करेगा कि हम यहां पर इंट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, द इंट्रैक्शन बिटवीन द बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट। ठीक है, या फिर इस तरीके से लिखा रहेगा इंट्रैक्शन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट। क्लियर है? चलो फिर इकोसिस्टम, पारितंत्र। पारितंत्र किसके द्वारा दिया गया है? एजी टांसले द्वारा दिया गया है 1935 में। मैंने आपको बता दिया इकोसिस्टम मतलब क्या होता है? इंट्रैक्शन बिटवीन द बायोटिक एंड अबायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट। क्लियर है? फिर नीच या फिर निकेत, ये टर्म किसके द्वारा दिया गया? गिर्नल द्वारा दिया गया है 1917 में। ये याद रखिएगा। नीच या निकेत मतलब क्या होता है कि जो स्पीशीज है उनका क्या फंक्शनल रोल है, उनका क्या कर्तव्य है। ठीक है, ये याद रखिएगा। बायोम की अगर हम बात करें तो ये याद रखिएगा, बायोम टर्म जो है वो फ्रेडरिक क्लेमेंट द्वारा दिया गया था और इसको फेमस किसके द्वारा किया गया? टांसले द्वारा। ये याद रखिएगा। बायोम में आपका क्या आ गया? जहां पर भी जीवन है, लार्ज इकोलॉजिकल एरिया डिफाइंड बाय क्लाइमेट एंड वेजिटेशन। बायोम जैसे आप लोग पढ़ते हैं ज्योग्राफी में, आप पढ़ते हैं ना, हम बात करते हैं ट्रॉपिकल बायोम की। ठीक है, हम बात करते हैं टुंड्रा रीजन की जहां पर बर्फ है। ठीक है, हम जब बात करते हैं डेजर्ट की तो डेजर्ट में किस तरीके के हमको पेड़ देखने को मिलते हैं? कैक्टस देखने को मिलेगा। ठीक है, या फिर ऐसे पेड़ देखने को मिलेंगे जिनकी लीव्स जो होती है बहुत छोटी छोटी होती है, रूट्स जो होते हैं वो बहुत अंदर तक होते हैं, डेप्थ में जाते हैं। ठीक है, और जो लीव्स होते हैं उसमें जेल होते हैं। वहां पे जानवर कैसे मिलते हैं? कैमल की तरह जो अपने बॉडी में पानी को ज्यादा दिन तक रख सकते हैं। रोडेंट, रैट ना, एक बार ये प्रश्न परीक्षा में पूछा गया था। तो वहाँ का जो स्पेसिफिक लोकेशन है वहाँ पर कैसे जीव जंतु हमें देखने को मिल रहे हैं, वहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग, वो बायोम है। जैसे रेगिस्तान में गर्म रहेगा, सूखा रहेगा, पानी की कमी रहेगी। जब हम ट्रॉपिकल रीजन की बात करेंगे, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की बात करेंगे तो वहां पर आपको बहुत डेंस वेजिटेशन दिखेगा, लंबे लंबे पेड़ दिखेंगे। ठीक है, बारिश होते हुए दिखेगी। तो ये सारे वहां के कैरेक्टर हैं, उसी की हम बायोम कहते हैं। फिर बायोडाइवर्सिटी की बात करेंगे तो यहाँ पर वॉल्टर जी रोजन का नाम याद रखिएगा। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता, कितने तरीके के, कितने विभिन्न तरीके के जीव जंतु हमें कहीं देखने को मिलते हैं, वो बायोडाइवर्सिटी कहलाती है। तो अब मैं फिर आपसे एक बात कहूंगी कि जब मैं आपको पढ़ा रही हूं जो भी चीजें ध्यान में रखिएगा। यहां पर सबसे पहले आप लिखिए अपनी नोटबुक में कि जो एनवायरमेंट टर्म था इट वाज गिवन बाय द थॉमस कैरिली। ठीक है, कैरिली, ये याद रखो। थॉमस कार करके याद रखो। देखो ट्रिक हमेशा याद रखो क्लास। अब मैं तुमसे कहूं कि पूरा एक एक नाम याद रखो, नहीं, अब ऐसे समझो थॉमस कार एनवायरनमेंट, तो आपको हमेशा याद रहेगा। तो थॉमस कार करके आप लिख सकते हो। इसी तरीके से जब हम निकेत की बात करते हैं, हम नीच की बात करते हैं, तो कोई चीज जब नीचे गिरती है तो क्या आप कहते हैं? नीचे गिर गई नीचे, तो गिरनल। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, इकोसिस्टम की बात करेंगे तो एजी टांसले याद रखिएगा। इकोलॉजी की बात करेंगे तो अर्नेस्ट हैकेल आपको याद रहना चाहिए। बायोडाइवर्सिटी की बात करेंगे डब्ल्यू.जी. रोजन याद रखिएगा। बायोम फ्रेडरिक क्लेमेंट या फिर टांसले, जो भी दिया हो। यहां से आपके परीक्षा में पहले प्रश्न बने हैं और पूरी संभावना है कि आने वाले समय में भी यहां से प्रश्न बन सकते हैं। मैं थोड़ा सा साइड में हो जाती हूं, आप लोग एक एक चीजों को नोट करते हुए चलिए। आज एनवायरमेंट इकोलॉजी की बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्लास ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस प्रश्न को देखो क्या दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारितंत्र है?
यहाँ पे आर्टिफिशियल इकोसिस्टम की बात की गई है। मैंने आपको पहले भी बताया है, हमेशा याद रखिएगा, इकोसिस्टम छोटे से छोटा हो सकता है, बड़े से बड़ा हो सकता है। इकोसिस्टम को पहचानने के लिए बस हमें देखना है कि वहाँ पर जैविक और अजैविक घटक दोनों मौजूद हैं कि नहीं, और दोनों जैविक और अजैविक घटकों में क्या कोई क्रियाएं हो रही हैं कि नहीं, इंटरेक्शन हो रहा है कि नहीं। अगर हो रहा है तो वो एक इकोसिस्टम कहलाएगा। अब ये इकोसिस्टम आपका आर्टिफिशियल भी हो सकता है, नेचुरल भी हो सकता है, ठीक है। अब नेचुरल तो हम पूरे पृथ्वी की बात करें तो ये एक इकोसिस्टम है, यहाँ पे कितने ही जैविक और अजैविक घटक हैं और क्रियाएं चल रही हैं। अब आर्टिफिशियल मैनर में मैंने क्या किया, मैं एक एक्वेरियम लेके आई, उसमें मैंने थोड़ा पत्थर डाला, ठीक है, फिर उसके बाद उसमें सुंदर सा पेड़ ला के मैंने रख दिया, फिर उसमें पानी डाल दिया और मछलियां डाल दी, छोटे छोटे और प्यारी प्यारी मछलियां डाल दी, और मैंने कहा ये एक इकोसिस्टम है। तो आप कहोगे हाँ मैम इकोसिस्टम है ये, क्योंकि इसमें जैविक और अजैविक घटक दोनों हैं। पानी की बात करें, पत्थर की बात करें, जो छोटे छोटे फूड्स डाली वो आपके अजैविक घटक हो गए, और जैविक घटक में आपकी मछलियां आ गई प्यारी प्यारी, ठीक है, तो वो आपका इकोसिस्टम हो गया। अब देखो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का कौन सा आपका एग्जाम्पल है, जब हम तालाब, खेत, वन और उपयुक्त में से कोई नहीं। देखो खेत की अगर हम बात करें तो खेत जो है वो आर्टिफिशियल आएगा, बताओ आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होगा। खेत किसके द्वारा जोता जाता है, बनाया जाता है, फार्मर्स द्वारा ना, ये चीज समझते हो ना। अगर हम फॉरेस्ट की बात करें, जंगल की बात करें, तो वो हमारे नेचर की देन है। जंगल हमें कई जगह दिखेंगे, ठीक है, वहां पे जरूरी नहीं है कि ह्यूमन इंटरफेरेंस हो तभी जंगल दिखे, लेकिन जहां पर भी मनुष्य पहुंच गया तो मनुष्य ने खेती स्टार्ट की, तो ये एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में का एग्जाम्पल है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर बी आपका सही उत्तर है। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा क्लास में एक चीज और बता दूं, आज की क्लास में हम लोग इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से रिलेटेड करंट अफेयर्स को देखेंगे। तो आज इन्वायरमेंट इकोलॉजी से रिलेटेड हर टॉपिक को डिस्कस करें, तो जो करंट अफेयर होगा वो भी कैसा होगा, पर्यावरण से रिलेटेड। तो अब इस प्रश्न को देखते हैं। देखिए ये यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2020 में पूछा गया प्रश्न है। सामान्यतः पर्यावरण को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इस वर्गीकरण का अंश नहीं है। अब इस प्रश्न को देखने के बाद क्यों परेशान होना है, ठीक है, बताओ। यहाँ पर देखते हो, चलो जैविक पर्यावरण हम कह सकते हैं, जैविक पर्यावरण की बात करेंगे तो जितने भी जीव जंतु आएंगे वो जैविक पर्यावरण, जहां पर भी लाइफ होगी। बायो मीन्स लाइफ। सांस्कृतिक पर्यावरण अभी हमने जब बात किया था एनवायरनमेंट की डेफिनेशन की, तो वहां पे हमने अजैविक, जैविक और संस्कृति की भी बात की थी, कल्चर की भी बात की थी, तो बिल्कुल सही है, ठीक है। भौतिक पर्यावरण मैंने आपको बताया था, भौतिक में तो आपके फिजिकल एनवायरनमेंट की बात करें, बिल्कुल सही है। तो ये तीन तो आपके वर्गीकरण में आएंगे पर्यावरण के, लेकिन परिचालन पर्यावरण इसका हिस्सा नहीं है, और यही इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ इट। समझ में आया, बताओ, समझ में आ रहा है ना, मजा आ रही है ना पढ़ने में एनवायरनमेंट इकोलॉजी। बहुत दिनों बाद आप लोगों को टेस्ट में पढ़ा रही हूँ। आप ही में से कई स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट किया था कि मैम पर्यावरण पढ़ा दो, तो मैंने कहा आज पर्यावरण डिस्कस कर लेते हैं। और आप ही में से कुछ स्टूडेंट्स ने कहा था कि मैम थोड़ा सा जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको पढ़ा दो, तो अभी उसको भी मैं प्रश्नों के माध्यम से पढ़ा दूंगी, बिल्कुल भी चिंता नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या हो गया, ए आपका सही उत्तर हो गया। देखिए क्लास में फिर एक चीज आपसे कहूंगी, आपको लगता होगा कि ऐश्वर्या मैम एक ही बात बार बार रिपीट क्यों करती हैं, लेकिन मुझे हमेशा ये लगता है कि हमारा आपका काम है मेहनत करना, कर्म करना। कर्म कैसा है, ऐसा थोड़ी ना कि आंख में पट्टी बांध के चलोगे, हाँ आंख में पट्टी बांध के चलोगे, कोई भी बुक एनवायरनमेंट इकोलॉजी को दिखेगी उसको पढ़ने लगोगे, नहीं, ऐसे पढ़ाई नहीं होती। आपको स्मार्ट तो बनना पड़ेगा, एआई का जमाना है तो स्मार्ट बनो। स्मार्टनेस क्या होती है कि पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस को देखो, किस तरीके का आपका प्रीलिम्स का सिलेबस है उसको ध्यान दो और उसी के अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई करो, क्योंकि आपको यहाँ पीएचडी नहीं करनी है, समझ में आ रहा है, ना ही आपको किसी को प्रूव करना है कि मुझे इतना आता है। आपका बस एक टारगेट है, प्रीलिम्स क्वालिफाई कराना, ठीक है। अब प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए आप ट्रिक से याद करो, रटो या फिर समझो, ये आप पे डिपेंड करता है। रिजल्ट बस यही होता है कि प्रीलिम्स क्वालिफाइड है, मेंस में अपीयर होना है। तो हम और आप मिलके पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस को एनालाइज करके एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करके चल सकते हैं। और अगर
ईश्वर की कृपा से वहाँ से कोई भी प्रश्न उसी से रिलेटेड पूछा गया और आपका सही हो गया, तो फिर इससे ज़्यादा खुशी की कोई बात नहीं होगी। तो यहाँ पर जो भी मैं पढ़ा रही हूँ पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस के बेसिस पे ही पढ़ा रही हूँ। किस तरीके से और नए प्रश्न बन सकते हैं, संभावनाएं क्या क्या हैं, उसको मैं आपको बताने का प्रयास कर रही हूँ। अब यहाँ पर 2019 का ये प्रश्न देखो, सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु तो महत्वपूर्ण है। सही बात है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं, एसडीजी गोल्स की हम बात करते हैं, या सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात यहाँ पर की गई है, गोल की बात नहीं करते हैं। सबसे पहले हम सतत विकास की बात करते हैं, हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं। मानव विकास के लिए कल्याणकारी है, समाज के लिए बिल्कुल सही है। दूसरा देखते हैं, सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की जरूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकताओं को पूरी करता है। बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं, एक दूसरे को सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। बचपन में एक डेफिनेशन पढ़ी थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स टू फुलफिल द नीड ऑफ प्रेजेंट जनरेशन without compromising the ability of future generation to fulfill their needs। यहाँ पर ध्यान देना, जब भी हम सस्टेनेबल सतत विकास की बात करेंगे, हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करेंगे, तो यहाँ पर फोकस किस पर है? प्रेजेंट और फ्यूचर जनरेशन पे। ये चीज जरूर ध्यान दीजिएगा क्लास। अब कभी अगर परीक्षा में आपको दे दिया कि सतत विकास पर हमारा जो ध्यान है वो पास्ट जनरेशन पे है, ठीक है, हमारे बाबा जी लोग कैसे थे और उस पर है, नहीं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो प्रेजेंट और फ्यूचर जनरेशन की बात करता है कि जो प्रेजेंट जनरेशन है उनकी नीड्स को इस तरीके से, ज़रूरतों को इस तरीके से फुलफिल किया जाए कि आने वाली जो जनरेशन है उनके लिए भी रिसोर्सेज बचे रहें। ऐसा ना हो कि इनके पास, बेचारों के पास पीने को पानी ना हो, स्वच्छ हवा ना हो, जैसा दिखाते हैं ना कि ऑक्सीजन सिलेंडर लेके घूम रहे हैं, तो ऐसा मत कर दीजिए, ठीक है। टू फुलफिल द नीड ऑफ प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू फुलफिल देयर नीड। तो ये तो डेफिनेशन ही हो गई और यहाँ पर ए आपका सही उत्तर है। ये 2019 में रिसेंट का पूछा गया प्रश्न है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये जो चार्ट मैंने आपको बताया है, इसके पहले वाला जो मैंने आपको टेबल दिया था वो भी जरूर याद रखिएगा क्लास की। इकोसिस्टम, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, निकेत, ये नीच, ये सारे टर्म्स किसके द्वारा दिए गए हैं? आप पास्ट ईयर्स के पेपर को देखोगे तो वहां पर आपको ये सारे टर्म्स दिखेंगे, मतलब प्रश्न पूछे गए हैं वहां से, इसीलिए मैंने आपको बताया। अब यहाँ पर ध्यान से सुनना, मेरी बातों को थोड़ा ध्यान से सुनना। आज हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं 1972 का समय। अभी आप क्लास 2024 के पीसीएस के पेपर को उठा के देखो, ठीक है, और मेरे पुराने लेक्चर्स को उठा के देखो। मैंने आप लोगों को पढ़ाया था दोनों चीज, क्लब ऑफ रोम रिपोर्ट जिसको कि हम लिमिट टू ग्रोथ कहते हैं, और ब्रंटलैंड रिपोर्ट, दोनों के बारे में मैंने आपको एनवायरमेंट इकोलॉजी के लेक्चर में बताया था। और सेम वही चीज आपके पीसीएस 2024 में पूछी गई है। अब कोई मुझसे आके कह दे अरे मैम आप तो अंतर्यामी हैं, या मैं कह दूं मैं तो अंतर्यामी, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने पास्ट ईयर्स के पेपर्स को देखा, एक चीज हमें कॉमन मिली कि एसडीजी जो है या सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये टॉपिक जो है कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। यहां से प्रीलिम्स में भी पहले प्रश्न बने हैं और साथ ही साथ मेंस में भी प्रश्न बनता है। हो सकता है आप इंटरव्यू में जब बैठो तो वहां पर भी आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए सतत विकास से रिलेटेड। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो अब दिमाग में आपके क्या आना चाहिए, अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो इससे क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं? सबसे पहला प्रश्न तो यही है कि इसका अर्थ क्या होता है। अर्थ को जानने के बाद ये कॉन्सेप्ट पहली बार इंट्रोड्यूस कब किया गया, इससे रिलेटेड कौन कौन सी पॉलिसीज हैं, ठीक है, ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। तो उसी के बेसिस पे हमें स्टडी करना चाहिए कि अगर कोई भी प्रश्न इससे इर्द गिर्द पूछ लिया गया तो हम अपने एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के आराम से एलिमिनेट कर ले। लिमिट टू ग्रोथ, क्लब ऑफ रोम, ये प्रश्न भी पहले पूछा गया था।
अगर आपने पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस को देखा होगा। अब 2024 में इन्होंने क्या किया, ब्रंटलैंड रिपोर्ट और लिमिट टू ग्रोथ दोनों रिपोर्ट को एक ही क्वेश्चन में डाल के एक नया प्रश्न बना दिया, थोड़ा डिफिकल्ट और, लेकिन पूछा पास्ट ईयर के ही पेपर से गया था, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं था। यही चीज मैं बार बार कहती हूं। अब आज मैं आपको ये चीज बता देती हूं। देखो 1972 का ईयर आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले देखो, लिमिट टू ग्रोथ क्लब ऑफ रोम की रिपोर्ट थी, इसको एक जगह लिख लो। लिमिट टू ग्रोथ जो है वो क्लब ऑफ रोम की रिपोर्ट थी, ठीक है। इसमें एक तरीके से वार्न किया गया था कि नेचुरल रिसोर्सेज का ओवर यूज नहीं होना चाहिए। ये फर्स्ट साइंटिफिक वार्निंग थी ऑन इन्वायरमेंटल लिमिट। देखो पर्यावरण की अपनी एक लिमिट है। हम पढ़ते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में, ठीक है। जैसे कुछ है ना, महात्मा गांधी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि अर्थ कैन फुलफिल द नीड ऑफ द पीपल बट नॉट द क्रीड, ठीक है। हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमारे पृथ्वी के पास उतने रिसोर्सेज हैं, लेकिन अगर हम लालची हो जाएं, हम ग्रिडी हो जाएं, तो उतने रिसोर्सेज भी नहीं हैं। तो 1972 तक आते आते हमें ये चीज़ तो पता चल गया था कि पृथ्वी पर जो भी रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, वो सीमित हैं, तो इनका एक प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए, ठीक है, ये चीज़। तो सबसे पहले आप 1972 ईयर जब भी इन्वायरमेंट में देखेंगे, लिख लीजिए, जब भी आप 1972 को देखेंगे तो आपके दिमाग में कुछ चीज़ें आनी चाहिए। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट, ठीक है, लिमिट्स टू ग्रोथ याद रखिएगा। फिर दूसरा जो चीज़ है वो अभी मैं आपको बताऊंगी स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के बारे में, ठीक है, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। और अगर हम भारत के उस पर चले तो भारत में आपको पता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972। अब बताओ 1972 में क्या क्या हुआ था, तो आप क्या बताओगे? लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट आई थी, दूसरा मैम स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुआ था, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भारत में बना था। क्लियर है? 1972 याद रख लो, ईयर को एकदम घोट डालो, पेपर में प्रश्न बने तो आराम से बता लो। अब ध्यान देना, ये तो क्लियर है, क्लब ऑफ रोम रिपोर्ट, लिमिट टू ग्रोथ 1972। अब 1972 में मैंने आपको बताया स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई थी। पहली बार यूनाइटेड नेशन ने एक ऐसी कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कराई थी जिसका कि मुद्दा क्या था? पर्यावरण था, ठीक है, क्लियर है, पर्यावरण। तो अब आपकी परीक्षा में अगर दिया रहा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने को कि लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट पहले आई है या फिर पहले स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुआ है, तो आप क्या बताओगे? लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट पहले आई है, उसके बाद स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुआ है जिसको कि यूनाइटेड नेशन ने कंडक्ट कराया था, और पर्यावरण जो था पहली बार मुद्दा बना। ये याद रखिएगा, इसको हम कहते हैं यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस को यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट के नाम से जाना जाता है। ये चीज जरूर याद रखिएगा क्लास। मैं इसको थोड़ा सा सही कर दूं, जो बात मैं आपको बता रही हूं आपकी परीक्षा में इस तरीके से प्रश्न बन सकता है, ये याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट। और एक चीज और, 1972 के जब स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस को या फिर हम कहें यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट की हम बात करें तो यहीं पे यूनेप का गठन हुआ था। परीक्षा में कभी भी पूछे कि यूनेप की स्थापना कब हुई थी, तो आप बताएंगे यूनेप की स्थापना 1972 में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में हुई थी। अब दिमाग में आना चाहिए कि मैम यूनेप का फुल फॉर्म क्या है, तो आप सभी को पता है जहां पर भी यूएन लिखा है तो वो तो यूनाइटेड नेशन हो गया, ठीक है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ये याद रखिएगा, एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख दे रही हूं। तो अब बताओ, लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में ही यूनेप का गठन हुआ है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ठीक है। तो कभी परीक्षा में दिया रहेगा कि यूनेप का गठन स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972 में हुआ है, तो आप उसको टिक लगा के आएंगे। वहीं पे अगर परीक्षा में आपको दे देगा कि यूनेप का जो गठन है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का जो गठन है वो अर्थ समिट में हुआ है 1992 में, तो आप क्या कहोगे? एकदम गलत है। क्लियर हो गया ना क्लास? चलो
अच्छा, 5 जून को हम इन्वायरमेंट डे मनाते हैं, वो भी इसी की देन है। क्लियर है? चल 1980 वाले को आप छोड़ सकते हैं, यहाँ पर वन कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी की बात की गई थी, नहीं। 1987 पे आ जाओ। 1987 में ब्रंटलेट रिपोर्ट आई थी। पीसीएस 2024 में प्रश्न पूछा गया था कि जो क्लब ऑफ रोम था उन्होंने लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट दी थी, ठीक है। एसडीजी के बारे में ब्रंटलेट रिपोर्ट में बात की गई है, ठीक है, जिसका कि थीम था लिमिट टू ग्रोथ, जो कि गलत था, ठीक है। ब्रंटलेट रिपोर्ट की जो थीम थी वो थी आर कॉमन फ्यूचर, आर कॉमन फ्यूचर। यहीं पर 2024 में छेड़खानी की गई थी कि एसडीजी के बाद, एसडी की बात, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात, सतत विकास की बात सबसे पहली बार 1987 के ब्रंटलेट रिपोर्ट में की गई थी, जिसका की थीम था लिमिट टू ग्रोथ, जो कि गलत था। जिसका की थीम क्या था? आवर कॉमन फ्यूचर। ये याद रखिएगा। 1987 1992 में रियो समिट हुआ है, जिसे कि हम अर्थ समिट के नाम से भी जानते हैं। परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछा गया, एजेंडा 21 किस में दिया गया था? तो आप बताएंगे रियो समिट में दिया गया था। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूएनएफसीसीसी का गठन किसके तहत हुआ था? अर्थ समिट के तहत। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन, उसका भी गठन अर्थ समिट के तहत हुआ था 1992 में। अब इसको मैं बताती हूँ। प्लस बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, वो भी 1992 अर्थ समिट। ज्यादा बता दूंगी तो जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं उनको कंफ्यूजन होने लगेगी। अब मेरी बात फिर से एक बार सुन लो, ध्यान देना, क्लास नोट करना है, नोट कर लो। परीक्षा में प्रश्न यहीं से पूछा जाएगा। 1972 की जब भी बात होगी, 1972 की जब भी आपसे बात होगी तो आपको याद रखना है क्या? क्लब ऑफ रोम। थोड़ा सुंदर सा लिख दो, नहीं तो इसमें समझ में नहीं आएगा कि मैम ने लिखा क्या है। लिखने का दो फायदा होता है, जब लगातार बोलते चलो ना तो लिखो तो थोड़ी देर आराम मिल जाता है, ये भी फायदा होता है, ठीक है। तो अब थोड़ा सा आराम, अब लिख लेना तुम लोग, क्लब ऑफ रोम, ठीक है। कौन सी रिपोर्ट थी? लिमिट टू ग्रोथ, याद रखोगे, बहुत अच्छी बात है। फिर उसके बाद स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, ठीक है, जिसमें कि हम कह सकते हैं, हम यूनेप की बात करते हैं, यूनेप के गठन की बात करते हैं, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की। और आप सभी को पता है 5 जून को हम एनवायरनमेंट डे मनाते हैं। इस साल की थीम क्या है? बीट प्लास्टिक करके ना कुछ, ठीक है, याद रखिएगा। फिर उसके बाद आपको याद रखना है 1987 में आपको क्या याद रखना है? ब्रंटलेट रिपोर्ट, ठीक है, जिसका की थीम क्या है? जल्दी से मुझे बता दो। इसका थीम है आवर कॉमन फ्यूचर, ठीक है। एसडी के बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात पहली बार की गई थी। इसके बाद मैंने आपको बताया 1992 में हम रियो समिट की बात करेंगे, जिसको कि अर्थ समिट भी कहा जाता है, अर्थ समिट भी। यहां पर एजेंडा 21, यूएनएफसीसीसी, ठीक है, फिर कन्वेंशन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है, और यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन, यूएनसीसीडी, ठीक है, यूएनसीसीडी टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन। ये सारी चीजें आप याद रखिएगा। क्लियर है? अभी पढ़ाऊंगी तो और चीजें भी क्लियर हो जाएगी। अब देखो, हो सकता है कभी आपके परीक्षा में ये प्रश्न पूछ ले कि IUCN, यूनेप या WWF, इनका गठन कब हुआ है? तो याद रखिएगा, IUCN का गठन तो 1948 में हुआ है, ठीक है। फिर यूनेप का गठन 1972 में हुआ है और 1961 में WWF का गठन हुआ है। ये नोट करना है तो आप इसको नोट कर लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो WWF है ये NGO है,
ठीक है, ये याद रखिएगा। क्लियर है? IUCN की बात करते हैं तो आपको पता है IUCN रेड लिस्ट आपकी निकालता है, जिसमें हम डेंजर्ड, इंडेंजर्ड, रेड बुक कहते हैं ना, जिसमें डेंजर्ड, इंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज की बात होती है। तो इसको भी ध्यान दीजिएगा, हो सकता है कभी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछ लिया जाए। आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये UPPCS 2020 का प्रश्न है, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया गया है, रियो अर्थ समिट। अभी मैंने आपको बताया रियो अर्थ समिट कब हुआ है, 1992 में हुआ है, याद रखिएगा। ब्रंटलैंड रिपोर्ट देखो यहीं पर दिया गया था, 2020 में ये प्रश्न पूछा गया था और यही प्रश्न 2024 में पूछा गया कि ब्रंटलैंड रिपोर्ट की जो थीम थी वो थी लिमिट टू ग्रोथ, जो कि गलत था। ब्रंटलैंड रिपोर्ट की जो थीम थी वो थी आवर कॉमन फ्यूचर। ये कब है, 1987 में, ठीक है, ये याद रखिएगा। इन्फोर्समेंट ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की जब हम बात करते हैं क्लास, तो आप एक पॉइंट याद रखिएगा कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया 1987 में है, लेकिन ये इन्फोर्स हुआ है 1989 में, ठीक है, ये याद रखिएगा। और यहाँ पर दिया गया इन्फोर्समेंट ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है, ओजोन से रिलेटेड है ना, कंजर्वेशन ऑफ ओजोन, जिसमें कि हम बात करते हैं जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ये सब ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस हैं, तो इनके यूज़ को कम करने की बात कही जाती है। तो ये भी हम डिस्कस करेंगे, ये याद रखिएगा, इन्फोर्स, ठीक है। फिर द लिमिट टू ग्रोथ, अभी मैंने बताया ये रिपोर्ट किसके द्वारा दी गई है, क्लब ऑफ रोम द्वारा। कब, 1972 में। अब बताओ इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज कर लोगे ना, तो यही चीज़ मैं आपको बताने का प्रयास कर रही थी। 1972 सबसे पहले हो जाएगा, मतलब 4 सबसे पहले हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा क्लास, ब्रंटलैंड रिपोर्ट 2, फिर 3 और फिर 1। तो आपका उत्तर क्या हो गया, बी आपका सही उत्तर हो गया, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अच्छा, अगले प्रश्न के पहले देख लो, एक बार रिवाइज कर लो, यहाँ पर क्या दिया गया है, रियो समिट। रियो समिट को हम अर्थ समिट के नाम से भी जानते हैं। ये कहाँ पर हुआ था, ये रियो दी जेनेरियो में हुआ था, ब्राजील में हुआ था, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए इसका अल्टरनेट नेम क्या क्या है, इसको हम यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट भी कहते हैं। अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने आपको स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस बताया था 1972 वाला, तो मैंने आपको बताया था वहाँ पर यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट था ना, यही था ना, बताओ। अब यहाँ पर ध्यान देना, जब हम अर्थ समिट की बात करते हैं तो यहाँ पर इसे इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट UNCED, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट याद रखना। इसे अर्थ समिट भी कहते हैं, रियो कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं, रियो अर्थ समिट भी कहते हैं, विभिन्न विभिन्न नामों से इसे जाना जाता है। इसका इम्पॉर्टेंट जो आपका आउटकम है उसमें सबसे ज़्यादा बार आपकी परीक्षा में पूछा गया एजेंडा 21 के बारे में। एजेंडा 21 जो है वो किसका आउटकम है, बताओ, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस का कि अर्थ समिट का। तो आप क्या बताओगे, एजेंडा 21 जो है वो अर्थ समिट का आउटकम है, ठीक है। यहाँ पर कुछ कन्वेंशन जो थे वो आपके ओपन कर दिए गए थे सिग्नेचर के लिए, उसमें यूनाइटेड नेशन, ठीक है, कंजर्वेशन टू बायोडाइवर्सिटी, ये जैव विविधता से रिलेटेड है, CBD, ठीक है। फिर यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन, ये CCD हो गया, ठीक है, CCD, कम्बैट डेजर्टिफिकेशन, और यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क टू क्लाइमेट चेंज, टू कम्बैट द क्लाइमेट चेंज, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इन तीनों को याद रखिएगा। अब इससे रिलेटेड अभी तक ये प्रश्न नहीं बना है, लेकिन मैं आपको बता दूं एक बार और, ध्यान में थोड़ा रखिएगा। जब हम UNCBD की बात करते हैं, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की बात करते हैं, हम जैव विविधता की बात करते हैं, तो ये आपका इन्फोर्स में अडॉप्ट कब किया गया है, 5 जून 1992 को, ये याद रखिएगा, 5 जून 1992 को। 5 जून 1992 को हम क्या मनाते हैं, अर्थ डे मनाते हैं, ये याद रखिएगा। उसके बाद इसको इन्फोर्स कब किया गया है, 29 दिसंबर 1993 में, ये भी याद रखिएगा। 1993 में इसे इन्फोर्स कर दिया गया है, 1992 में अडॉप्ट किया गया था। जब हम बात करते हैं कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में, तो यहाँ पर मॉन्ट्रियल इसका क्या है,
इसका हेडक्वार्टर है कनाडा मॉन्ट्रियल में। ये भी याद रखिएगा, हो सकता है कभी सुमेलित करने को दे दिया जाए। फिर मैंने आपको बताया यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC, ये आपका 1992 में इसको ओपन किया गया था साइन करने के लिए। ये 1994 में इसे फोर्स किया गया है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, अगर आप देखेंगे बॉन जर्मनी में। फिर देखिए UNCCD टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन की जब हम बात करते हैं तो इसे अडॉप्ट किया गया है 1994 में, ये याद रखिएगा। और इस पे आपका इन्फोर्स कब हुआ है, 1996 में, और इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है, बॉन जर्मनी में। इतनी चीज़ क्लियर है, याद रखिए। हो सकता है परीक्षा में कभी इन्हीं तीनों कन्वेंशन को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने को बोल दिया जाए, तो याद रखिएगा सबसे पहले यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी आपका इन्फोर्स हुआ है, उसके बाद हम देखते हैं क्लाइमेट चेंज वाला, और तीसरे नंबर पे जो है वो डेजर्टिफिकेशन वाला, ठीक है। और याद रखिएगा ये 1994 में 1996 में इसके बारे में टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन के बारे में प्रपोज किया गया था अर्थ समिट में, लेकिन इसे अडॉप्ट किया गया है 1994 में। ये चीज़ लिख लीजिए एक जगह, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्लास ले लीजिए स्क्रीनशॉट। फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ें। ठीक है, आगे बढ़े, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मैं डिलीट मार देती हूँ। अब देख लीजिए यहाँ पर आवर कॉमन फ्यूचर, ठीक है, ये क्या है, ये ब्रंटलैंड रिपोर्ट की थीम थी। ये चीज क्लियर हो गई होगी। लिखा है ना यहाँ पर, क्या है, सस्टेनेबिलिटी। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल मैंने आपको बता दिया, ओजोन लेयर से रिलेटेड है, सब्सटेंस जिनकी वजह से ओजोन लेयर जो है वो आपकी डिप्लीट हो रही है। ओजोन लेयर किस लेयर में प्रेजेंट होती है, स्ट्रैटोस्फीयर में ना, क्षोभ मंडल, क्षोभ समताप, समताप हिंदी में समताप मंडल कहेंगे, ठीक है, मतलब स्ट्रैटोस्फीयर समताप मंडल में ओजोन लेयर आपकी प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये आपका कब आया था, 1987 में, इनफोर्स कब हुआ, 1989 में। ये चीज याद रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता दूं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में एक अमेंडमेंट हुआ था जिसको कि हम किगाली अमेंडमेंट कहते हैं, ठीक है। किगाली अमेंडमेंट जो है वो 2016 में हुआ था, जिसमें कि बोला गया था हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को भी इंक्लूड किया गया था, ये याद रखिएगा, ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987, इनफोर्स इन 1989। फिर किगाली अमेंडमेंट याद रखिएगा 2016 का, जिसमें कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है उसमें हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को भी इंक्लूड किया गया, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। वैसे मैं आपको अभी पढ़ाऊंगी आगे की क्लासेस में क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, वियना कन्वेंशन, तो उसमें ये सारी चीज़ें अच्छे से डिस्कस कर लूँगी। इस प्रश्न को देखिए, धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है, ठीक है। तो ये तो अब आपको पता ही है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, हम नेचुरल रिसोर्सेज के यूजेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स to fulfill the need of present generation without exploiting the ability of future generation to fulfill their need। यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं रिसोर्सेज की, then we are talking about the natural resources, प्राकृतिक संसाधनों की हम बात कर रहे हैं कि ये लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है, तो इनका एक प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए। सतत विकास की आवश्यकता क्यों है, कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के लिए, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन के लिए, रिड्यूस पॉवर्टी के लिए, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे जब ये प्रश्न पूछा गया था तो उस समय उत्तर शायद कुछ और दिया गया था, लेकिन अगर आज इस प्रश्न को आपको करना होगा तो आप उत्तर क्या देंगे, उपयुक्त सभी। क्यों देंगे, क्योंकि 2015 में जब हमने सतत विकास लक्ष्यों की बात की थी, SDG गोल्स की बात की थी, तो उसमें हमारा पहला लक्ष्य क्या था, गरीबी को खत्म करना। जैसे ही गरीबी को हम खत्म करते हैं, भुखमरी खत्म हो जाती है ना, ठीक है। तो गरीबी, भुखमरी, हम पर्यावरण संरक्षण की भी बात करते हैं, तो अब सारे लक्ष्य उसमें इंक्लूडेड होते हैं। 2004 में जब इस प्रश्न को पूछा गया था तो इसका उत्तर था बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के कंजर्वेशन से रिलेटेड, ठीक है। लेकिन आज सतत विकास में हम देखते हैं हम
बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को भी प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं, हम पॉल्यूशन को भी ख़त्म करने की बात करते हैं। जब हम क्लीन वाटर की बात कर रहे हैं, हम सैनिटेशन की बात कर रहे हैं, हम लाइफ ऑन लैंड, लाइफ अंडर द वाटर सबकी बात करें, तो हम पॉल्यूशन को भी ख़त्म करने की बात करें। साथ ही साथ हम गरीबी को ख़त्म करने की बात तो करते ही हैं, और SDG गोल का जो पहला लक्ष्य है वो गरीबी ख़त्म करना ही है। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं, यहीं पर जब गरीबी की बात आई तो याद आ गया, 1972 का जो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुआ था ना, उसमें हमारे यहाँ के किस प्रधानमंत्री ने हिस्सा लिया था? तो आप बताएंगे इंदिरा गांधी गई थी वहाँ। और इंदिरा गांधी ने उस समय बोला भी था कि गरीबी एक मुख्य कारण है, ठीक है, पॉल्यूशन के पीछे का। ठीक है, पॉपुलेशन जो है, गरीबी जो है, जो पॉवर्टी है, ठीक है, जो गरीबी है वो एक कारण है। ठीक है, किसके पीछे का? पॉल्यूशन के पीछे का, प्रदूषण के पीछे का। ये ध्यान दीजिएगा, हो सकता है कभी पूछ लिया जाए। आगे बढ़ते हैं। Which of the following does not increase the amount of carbon dioxide in the earth carbon cycle? अब किसकी वजह से हमारी पृथ्वी पर कार्बन की मात्रा बढ़ नहीं रही है? रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, डिके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, वॉल्केनिक एक्शन। तो बताओ, जब हम रेस्पिरेशन करते हैं, श्वास लेते हैं, तो क्या होता है? हम ऑक्सीजन ले रहे हैं और रिलीज क्या कर रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड कर रहे हैं। तो कार्बन रिलीज कर रहे हैं, तो मतलब कार्बन साइकिल में कार्बन हम लोग ऐड कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। हम पेड़ पौधे की बात करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की बात करते हैं, फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं, तो उसमें क्या होता है? जो वृक्ष हैं, जो हरे पेड़ पौधे हैं, वो हमारे सराउंडिंग से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और रिलीज ऑक्सीजन करते हैं। तो मतलब फोटोसिंथेसिस का रोल नहीं होगा जब हम कार्बन साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे। ठीक है, डज नॉट इंक्रीज। फोटोसिंथेसिस में तो उल्टा होता है ना, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जो पेड़ पौधे हैं वो पर्यावरण से ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़े। बी आपका सही उत्तर है। अच्छा क्लास, आज की क्लास कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ इसको शेयर भी करिएगा, क्योंकि इतना तो जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, थोड़ा बहुत तो आपको समझ में आता होगा कि इतना मतलब मेहनत थोड़ी लगती है। तो अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगती है या आपके एक कमेंट भी आ जाते हैं, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि नहीं ठीक है, सही डायरेक्शन में हो रहा है पढ़ाई। ठीक है, बच्चों को समझ में आ रहा है, स्टूडेंट्स को, और उनके लिए यूज़फुल क्लासेस हैं, तो वो मुझे भी अच्छा लगता है पढ़ के। मैं ये चीज़ आपको बोलना चाहूँगी। चलिए आगे देखते हैं, सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है सोलर रेडिएशन की? कहाँ पर? कार्बन साइकिल में, हाइड्रोजन साइकिल में, वाटर साइकिल में, या फिर नाइट्रोजन साइकिल में? अब ध्यान रखिए, जब हम सौर की बात करते हैं, हम सन रेज की बात करते हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल अगर हम देखें तो वाटर साइकिल में होता है। अगर हम सभी साइकिल को देखें तो सभी साइकिल में ध्यान दीजिएगा सोलर रेडिएशन का यूज़ होता है। ठीक है, सन का यूज़ हर साइकिल में होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा पूछा है तो वाटर साइकिल में होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है, बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, ये क्या है? ये कोई भी वाटर बॉडी है। ये क्या है? ये सन है। जब सौर्य की ऊर्जा इस पानी पे पड़ती है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे ऐसे, तो क्या होता है? इवेपोरेशन होता है, भाप के फॉर्म में ये ऊपर जाता है, क्लाउड बनता है, फिर यही आगे चल के बारिश के फॉर्म में नीचे आता है। तो सबसे ज़्यादा अगर हम कहें कि सन का रोल कहाँ पर है, वाटर साइकिल में है, क्योंकि अगर सूर्य की किरणें पानी पर नहीं पड़ेंगी, पानी गर्म नहीं होगा, भाप नहीं बनेगा, ऊपर नहीं जाएगा, क्लाउड नहीं होगा, और बनेगा जब क्लाउड ठंडा नहीं होगा तो बारिश नहीं होगी। समझ में आ रहा है? तो सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन वाटर साइकिल में होता है। वर्षा की मात्रा किस पर निर्भर करती है? 2017 में पूछा गया प्रश्न है। अगर हम देखेंगे तो मॉइस्चर पर, वायुमंडल में कितनी नमी है। आपने एक चीज़ देखी होगी ना, जब बारिश होने वाली रहती है तो बहुत ह्यूमिडिटी रहती है। बारिश होने वाली जब रहती है तो अगर आप गीले कपड़े को सुखाने के लिए भी रख दो तो वो जल्दी सूखते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि जो हवा है उसमें मॉइस्चर होता है। ठीक है, जो आपकी हवा है वो ड्राई नहीं होती, उसमें मॉइस्चर होता है, ह्यूमिडिटी होती है। हम लोग कहते हैं नहीं आजकल बहुत ह्यूमिडिटी हो रही है, ये जो कूलर है ना, पानी डाल के मत चलाओ, पीछे से उसका हटा दो, ऐसे चलने दो, बहुत उमस हो रही है, लग रहा है बारिश होने वाली है। ठीक है, तो किस पर? मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द ग्रुप ऑफ गैसेज अराउंड द अर्थ कॉल्ड? इसको क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर कहते हैं ना, एटमॉस्फेयर, वायुमंडल, एयर की जब हम बात करते हैं।
ये सब आसान प्रश्न है, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। एयर क्या है? एयर एक मिक्सचर है, किसकी? गैसेस के। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, ठीक है, सी आपका सही उत्तर है। अब देख लो, अगर हम एयर की बात करते हैं, हमने कहा एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, जिसमें सबसे ज्यादा अमाउंट में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, फिर अप्रोक्सीमेटली 21% ऑक्सीजन, 0.03% कार्बन, 0.90% आर्गन, ये याद रखिएगा, 0.90% आर्गन, 0.33% आपका 0.033% कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। अब इस प्रश्न को देखो, यहाँ पर क्या दिया गया है। बायोस्फीयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओपन सिस्टम. After the initial input of matter in the biosphere, there cannot be a future input of new matter, but there is no restriction on the input and output energy. देखिए, हम जब बात करते हैं ओपन और क्लोज सिस्टम की, तो ये तो RO-ARO मीन्स 2017 में पूछा गया प्रश्न है। एक बार आप ही के परीक्षा में कहीं पे प्रश्न बना था कि जो बायोस्फीयर है वो एक ये जो बायोस्फीयर है ये आपका एक क्लोज सिस्टम है। तो क्या क्लोज सिस्टम है? नहीं, ठीक है, बायोस्फीयर एक क्लोज सिस्टम नहीं है, ये एक ओपन सिस्टम ही है, बिल्कुल सही है। क्यों? द इनिशियल इनपुट ऑफ अ मैटर इन द बायोस्फीयर, देयर कैन नॉट बी फर्दर इनपुट ऑफ न्यू मैटर्स, बट देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द इनपुट एंड आउटपुट ऑफ एनर्जी। जीव मंडल में पदार्थ के प्रारंभिक निवेश के बाद पुनः नए पदार्थ का निवेश नहीं हो सकता, परंतु ऊर्जा के निवेश और बहिर्गमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। आपने पढ़ा है ना कि हम जब बात करते हैं, हम एनर्जी एक्सचेंज की बात करते हैं ना, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली चेंजेस इट्स फॉर्म। यही तो कहा जाता है कि क्या हो देख रहे हैं हम कि जो चीज़ें हैं वो आपकी फिक्स है, बस अपनी फॉर्म को चेंज कर रही है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर दी गई है, दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। हमेशा याद रखिएगा, क्लास आप ही की परीक्षा में पूछा गया था जिसमें लिखा था कि बायोस्फीयर एक क्लोज सिस्टम है, नहीं, एक ओपन सिस्टम है, ठीक है। यहाँ पर हम देखते हैं कि हाँ, ऐसा नहीं कि कुछ नया इसमें ऐड हो जाएगा, लेकिन चेंज फॉर्म अपना बदल रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। अब आगे देखिए, निम्नलिखित नोबल गैसों में कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है? तो हीलियम पाई जाती है, आर्गन पाई जाती है, नियॉन पाया जाता है, लेकिन रेडॉन नहीं पाया जाता है, ठीक है। जब यूरेनियम और थोरियम की बात होती है तब रेडॉन का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर देख लो, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, ये सभी वातावरण में ट्रेस मात्रा में मिलती है, थोड़े थोड़े मात्रा में मिलती है, जिसमें हमने अभी देखा कि सबसे ज़्यादा 0.9% आर्गन देखने को मिलती है। हीलियम, नियॉन भी बहुत कम मात्रा में मिलती है, लेकिन जो रेडॉन है ये नहीं मिलती है। ये एक रेडियो एक्टिव डिके के कारण फॉर्म होती है यूरेनियम और थोरियम की, ये याद रखिएगा। वायुमंडल में नॉर्मली उपस्थित नहीं होती है, ये केवल रेडियो एक्टिव डिके ऑफ यूरेनियम एंड थोरियम से चट्टानों, मिट्टी में उत्पन्न होती है और कन्फाइंड स्पेस में एकत्रित हो सकती है। तो ये याद रखिएगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं क्लास। इतनी चीजें क्लियर हो गई होगी। अभी हमें करंट अफेयर भी देखना है, ठीक है, अभी समय है। सूक्ष्म हवा में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? 78% होती है। आसान था। वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत किस गैस का होता है? तो नाइट्रोजन का होता है, अप्रोक्सीमेटली 78%, हमने डिस्कस कर लिया। हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है वो कौन सी है? तो वो नाइट्रोजन है, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की मात्रा होती है, फिर ऑक्सीजन की 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां समाप्त हो जाए तो किस गैस की कमी होगी? बताइए, अगर जो वनस्पतियां हैं, जो वेजिटेशन है वो पृथ्वी पर खत्म हो जाए तो किस गैस की कमी होगी? ऑक्सीजन की कमी होगी ना। अभी हमने बताया, जब प्रकाश संश्लेषण क्रिया की हम बात करते हैं, हम फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो किसकी कमी हो जाएगी? ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी अगर ग्रीन प्लांट्स नहीं रहेंगे। इसीलिए आपसे कहा जाता है एफॉरेस्टेशन करो, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाओ। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पेड़ पौधों का नहीं है? पेड़ पौधों का कौन सा कार्य नहीं है? अब देखो, कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण, एब्जॉर्ब करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, हाँ। नॉइस को एब्जॉर्ब करते हैं, हाँ। एयर पॉल्यूशन तो भाई नहीं करते हैं। वायु का प्रदूषण तो नहीं करते हैं पेड़ पौधे, ये तो उनका रोल नहीं है, ठीक है। रिलीज ऑफ ऑक्सीजन करते हैं, ठीक है, क्लियर है। नॉइस को भी एब्जॉर्ब करते हैं ना।
जब इन्वायरमेंट इकोलॉजी पढ़ते हो तो एक टर्म पढ़ते हो ग्रीन मफलर। ग्रीन मफलर किससे रिलेटेड है? नॉइज पॉल्यूशन से रिलेटेड है, ये याद रखिएगा। नॉइज पॉल्यूशन से रिलेटेड एक टर्म होता है ग्रीन मफलर, ठीक है। ग्रीन मफलर मतलब क्या है कि पेड़ों को लगा दो, इतनी पेड़ लगा दो, एक बफर सा बना दो, मतलब रो रो में पेड़ लगा दो, जिससे कि जो नॉइज पॉल्यूशन हो रहा है ना, जो नॉइज हो रहा है वो पेड़ एब्जॉर्ब कर ले, ठीक है। तो उसी को ग्रीन मफलर कहते हैं, याद रखिएगा। चलो आगे बढ़े। आइडिया ऑफ वेदरिंग इज रिलेटेड टू कलेक्शन ऑफ सेपरेटेड सब्सटेंस, नहीं। डेली चेंज इन वेदर, नहीं। नन ऑफ द अबव, नहीं। अ नेचुरल प्रोसेस विच ब्रेक रॉक इनटू माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, सी आपका सही उत्तर है, ठीक है। यहाँ पर अपक्षय का विचार जो है एक प्राकृतिक क्रिया जो चट्टानों को सूक्ष्म कणों में विभक्त करती है, ठीक है। जहां पर भी आपको लगे कि प्रश्न आसान है तो आप जल्दी जल्दी लेक्चर्स को क्या कर दीजिए, फास्ट कर दीजिए, इंटू 2 कर दीजिए। ये सब तो आपको आता ही होगा भाई, स्मार्ट लोग हो तुम लोग। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की हम बात करें तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मतलब हम सतत की बात करें, सतत मतलब कि अपनी ज़रूरतों को पूरी करो, फ्यूचर के भी लोगों की ज़रूरतों को ध्यान में रखो। तो एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं तो कृषि से रिलेटेड होगा। तो ध्यान दो, यहाँ पे क्या दिया गया है, भूमि को का इस प्रकार प्रयोग की उसकी गुणवत्ता क्या रहे, अक्षुण्ण रहे, मतलब यूजिंग द लैंड इन सच अ वे दैट इट्स क्वालिटी रिमेन इंटैक्ट, ठीक है। अभी खेती इस तरीके से करो कि भाई आप भी उसमें अनाज बो के खा सको, पेट भर सको, और आपके जो बच्चे आने वाले, पर पोते पोतियां सब आने वाले, उनके लिए भी वो जमीन क्या रहे, यूजफुल रहे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्लास। 2018 में पूछा गया प्रश्न है, वर्तमान में जनसंख्या के सुखों का परित्याग किए बिना भविष्य के लिए ऊर्जा तथा अन्य संसाधनों की बचत निम्न में से कौन सी अवधारणा है। तो अब तो आप सबको रट गया है, देख लो क्या है, आर्थिक वृद्धि नहीं, आर्थिक विकास नहीं, मानव विकास नहीं, समपोषणीय विकास, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य भारत में 2030 तक सभी के लिए पानी उपलब्ध कराने की बात करता है? तो ये SDG 6 है, ठीक है। अभी हम SDG गोल से रिलेटेड एक अलग क्लास लेंगे जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से सबसे पहले भुखमरी की बात की गई, अरे गरीबी खत्म करने की बात की गई है, फिर भुखमरी खत्म करने की बात की गई है, ठीक है। फिर उसके बाद हेल्थ की बात की गई है, उसके बाद एजुकेशन की बात की गई है, जेंडर इक्वालिटी की बात की गई है। ये सारे गोल्स मैं आपको रटवा दूंगी, बिल्कुल चिंता मत करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल एजेंसी है? नीति आयोग। जब भी SDG गोल्स के इंप्लीमेंटेशन की बात आती है वी टॉक अबाउट नीति आयोग, ठीक है, ये याद रखिएगा। 2019 में पूछा गया प्रश्न है। अभी प्रश्न हैं आपके, चलिए कर लेते हैं प्रश्नों को जल्दी जल्दी, फिर उसके बाद करंट भी डिस्कस करना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ प्रेजेंट जनरेशन विदाउट अफेक्टिंग, बिल्कुल सही है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज इंपॉर्टेंट फॉर द ह्यूमन सोसाइटी, दोनों बिल्कुल सही है। एक व्याख्या भी कर रहा है, ये हमने पहले डिस्कस किया है आज की क्लास में, तो दोनों सही है और सही व्याख्या भी कर रहा है। तो ए आपका सही उत्तर हो गया, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2019 में पूछा गया है, ठीक है। रियो दी जेनेरियो में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, देखो यही चीज मैंने आपको बताई थी कि इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि अर्थ समिट को हम और किस नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था, इसको हम क्या कहते हैं, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस इसको कहते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट रियो समिट को कहा जाता है, ये याद रखिएगा। तो ए आपका सही उत्तर है। समझ में आया किस तरीके से इस प्रश्न को पूछा गया है। इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट की बात की गई थी जब रियो कॉन्फ्रेंस हुआ था 1992 का। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था अर्थ समिट का? रियो दी जेनेरियो में, ठीक है। आगे बढ़े। पृथ्वी सम्मेलन +5 कहाँ आयोजित हुआ था? तो यहाँ पर ध्यान देना कि 1992 की बात हुई है, ठीक है। इसमें 5 जोड़ दो तो क्या आ जाएगा 1997। तो ये कब आयोजित हुआ था? 1997 में। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था? रियो 20 की जब हम बात करते हैं, इसका जो शीर्षक था वो था फ्यूचर वी वांट, ठीक है, फ्यूचर वी वांट। ए आपका सही उत्तर है।
पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? अब तो आपको रट गया होगा, कहाँ? रियो दी जेनेरियो में। सी आपका सही उत्तर है। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो शुद्ध और मिलावट रहित होते हैं, प्रोटीन समृद्ध होते हैं, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण होते हैं। ठीक है, इको मार्क उन प्रोडक्ट को दिया जाता है जो कि फ्रेंडली होते हैं टुवर्ड्स द एनवायरमेंट, ये याद रखिएगा। अब क्लास जो चीज़ बताने जा रही हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इको मार्क से रिलेटेड परीक्षा में प्रश्न बना है, तो हो सकता है फिर प्रश्न रिपीट हो, लेकिन इस बार ये नहीं पूछेगा कि इको मार्क जो है वो किन प्रोडक्ट को दिया जाता है, क्योंकि उसको पता है कि आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट इको मतलब इन्वायरमेंट समझ जाएंगे। इस बार पूछेगा कि ये किस ईयर से आपका इफेक्टिव है, तो आप बताएंगे 1991 से। ठीक है, यहाँ पे सर्टिफाइंग एजेंसी कौन होती है, तो आप बताएंगे BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ठीक है, और इसका लोगो क्या होता है आप बताएंगे इस तरीके से, मटका। ठीक है, तो अब क्या याद रखोगे, पहले तो पूछ लिया कि इको मार्क किन प्रोडक्ट्स को दिया जाता है, तो आपने बता दिया इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को, लेकिन अब पूछेगा कि ये आपका इफेक्टिव कब से हुआ, तो आप बताएंगे 1991। याद रख लो, मटके पे एक लिख लो, यहाँ पर एक लिख लो तो याद रहेगा 1991। आग बंद करके ऐसे सोचो, मटका है उस पर एक लिखा है तो 1991 याद रहेगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, और फिर यहाँ पर 17 प्रोडक्ट इसके अंदर आते हैं। इसका जो लीगल स्टेटस है वो एडवाइजरी है। इसको इशू कौन करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, BIS। ठीक है, या फिर ऐसे देख लो तुम, ऐसे देखो, याद कर लो, फोटो के फॉर्म में याद करोगे ना तो कभी नहीं भूलेगा। BIS, तो यहाँ पे 1 याद रखना। ठीक है, BIS द्वारा इसे सर्टिफाई किया जाए, सर्टिफाइंग एजेंसी BIS है। टू मार्क इको फ्रेंडली कंज्यूमर प्रोडक्ट द गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड इको मार्क। बी सही है, आगे बढ़े। द ऑथर ऑफ बुक साइलेंट स्प्रिंग, अब याद रखना प्लीज क्लास, याद रखना साइलेंट स्प्रिंग पब्लिश कब हुई है, 1962 में। याद रखना, ईयर इज इंपॉर्टेंट। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972 में हुआ है। 1972 में, उसके 10 साल पहले ही 1962 में एक बुक आई है जिसका की नाम है साइलेंट स्प्रिंग। ठीक है, जिसको कि पब्लिश किसने किया है, रेचल कार्सन ने। ठीक है, सी आपका सही उत्तर है। याद रखना 1962। ठीक है, इको मार्क 1991। ठीक है, 1 याद रखना, यही छोटी छोटी चीजें एग्जाम में कंफ्यूज करती है। और BIS भी याद रखना। अब यहाँ पर देख लो, रेचल कार्सन द्वारा साइलेंट स्प्रिंग पब्लिश की गई है कब, 1962 में, सितंबर में, जिसमें पेस्टिसाइड इकोलॉजी और एनवायरनमेंट से रिलेटेड चीजों के बारे में लिखा था। आगे बढ़ते हैं। अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन इज हार्मफुल, किस लिए? औद्योगिकरण, नगरीकरण हानिकारक है संतुलित विकास के लिए, पर्यावरण पारिस्थितिकी के लिए, जैव विविधता के संरक्षण के लिए, या फिर उपयुक्त सभी के लिए। तो एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द अबव। अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन से पॉल्यूशन होता ही है, बायोडाइवर्सिटी लॉस होता ही है, जैव विविधता को हानि पहुंचती ही है। ठीक है, और बैलेंस डेवलपमेंट के भी अगेंस्ट है ये। हरित विकास, ग्रीन डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये टर्म किसके द्वारा दिया गया है, याद रखिएगा आप लोग। यहां पर ग्रीन डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो ये टर्म आपका WM, यहां पर ध्यान दीजिएगा क्लास, 1 मिनट, आवाज आ रही है? हेलो, 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 हेलो। ठीक है, चलिए, कभी कभी ऐसा होता है ना कि लेक्चर में बोलती जाती हूँ और ये जो माइक होता है वो बीच में बंद हो जाता है, तो पता ही नहीं चलता है। ठीक है, वॉइस आ रही है आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर कि बोला गया है, कहाँ गया, अगला प्रश्न देखते हैं। ये हरित विकास, ग्रीन डेवलपमेंट का लेखक कौन है? ध्यान दीजिएगा, ग्रीन डेवलपमेंट जो बुक है वो 1990 में पब्लिश
हुई है। किसके द्वारा? विलियम एडम द्वारा। तो विलियम एम एडम ने इसको पब्लिश किया था, ये याद रखिएगा। ग्रीन डेवलपमेंट जो बुक है, इसको इसी तरीके से हिंदी में भी ग्रीन डेवलपमेंट ही लिखो। ग्रीन डेवलपमेंट जो बुक है वो 1990 में पब्लिश हुई है। किसके द्वारा? विलियम एडम द्वारा। डी आपका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए क्लास आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक कौन है? ठीक है, तो यहाँ पे इन्वेंटर ऑफ नेचुरल फार्मिंग की बात की गई है। देखिए, तो यहाँ पर तो आपका हम 2-3 चीजें आपको याद रखनी है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। क्लास वॉइस में कोई दिक्कत? हाँ, तो यहाँ पर हम देखते हैं, ठीक है, कि इन्वेंटर ऑफ नेचुरल एग्रीकल्चर की बात की गई है, प्राकृतिक कृषि की बात की गई है। तो 2 नाम यहाँ पर, ये 2 नाम तो आपने कई बार अपने पेपर में देखा होगा। जब हम ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात करते हैं, हरित क्रांति की बात करते हैं, परीक्षा में पूछा गया ना हरित क्रांति के जनक किसको कहा जाता है, तो नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। जब हम बात करते हैं वर्ल्ड में हरित क्रांति के जनक कौन है, लेकिन अगर परीक्षा में प्रश्न दिया रहता है हरित क्रांति के जनक भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है इंडिया के पर्सपेक्टिव में, तो आप MS स्वामीनाथन का नाम बताते हैं। एक बार 2018 में पीसीएस में प्रश्न पूछा गया था कि हरित क्रांति के जनक जो हैं वो कौन है, तो लोगों ने बता दिया नॉर्मन बोरलॉग है। ठीक है, और दूसरा स्टेटमेंट दिया गया था कि नॉर्मन बोरलॉग को जो नोबेल पुरस्कार है वो एग्रीकल्चर में मिला है, और बहुत से स्टूडेंट सही भी करके आए थे, जो कि गलत था। ठीक है, सबसे पहले एग्रीकल्चर सेक्टर में ऐसे नहीं मिलता, एक अलग वो नहीं है। नॉर्मन बोरलॉग जो थे, जिनको कि हम हरित क्रांति के जनक कहते हैं, उनको जो नोबेल पुरस्कार था वो पीस में मिला था, शांति में, ये याद रखिएगा। ठीक है, और अगर फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया पूछेंगे तो MS स्वामीनाथन बताएंगे। यहाँ पे नेचुरल एग्रीकल्चर की बात की गई है, यहाँ पे मासानोबु फुकुओका का नाम याद रखिएगा जब हम नेचुरल एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं। उत्तराखंड प्रीलिम्स में पूछा गया प्रश्न है, क्या नाम है? मासानोबु फुकुओका। ठीक है, तो ए आपका सही उत्तर है। अब देखिए, ये 2020 का प्रश्न है, तो ध्यान दीजिएगा, लेंदी प्रश्न है, मैं थोड़ा साइड हो जाती हूँ। निगेटिव एस्पेक्ट ऑफ द डेवलपमेंट वेयर डिस्कस इन डिटेल इन mid-80s ऑफ द 20th century, which of the following was not important among them? Degradation of natural resources, environmental pollution, politics and development, displacement and rehabilitation of common people। तो देखिए क्लास, इस तरीके के प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए, यहाँ पर निगेटिव एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट की बात की गई है, डेवलपमेंट, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं, हम विकास की बात करते हैं, तो वहां पर नेचुरल रिसोर्सेज का दोहन तो होता है, एक्सप्लॉयटेशन तो होता है। ठीक है, अगर कहीं पर आप इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश कर रहे हो, या हम कहें कि नेशनल हाईवे कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, कोई पोर्ट कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, कोई डैम बनाया जा रहा है, तो वहां पर जो भी जंगल हैं वो आपके कटेंगे ही, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन होगा ही, और जब भी आप हैबिटेट डिस्ट्रक्शन करेंगे वहां की जैव विविधता पर हानि पहुंचेगी ही, लोगों का डिस्प्लेसमेंट होगा ही, तो ये तो होगा ही डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन की अगर हम बात करें, तो आप खुद सोचो, नेशनल हाईवे बना रहे हो, डैम बना रहे हो, तो वहां पे नेशनल हाईवे से क्या होंगी, गाड़ियां गुजरेंगी ही, पॉल्यूशन होगा ही। ठीक है, तो ये भी सही है। पॉलिटिक्स एंड डेवलपमेंट को थोड़ा सा रखते हैं क्योंकि पॉलिटिक्स की बात आ गई है। फिर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ कॉमन पीपल भी एक इशू रहता है। आपने कई बार सुना, नर्मदा बचाओ आंदोलन, इन सब में क्या था, जो वहाँ के ट्राइब्स थे, जो लोग थे, उनको रीलोकेट करना। ठीक है, उनका जो वहाँ पे कई सदियों से रह रहे थे, अब वो कहाँ जाएंगे, ये सारे इश्यूज रहते हैं। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है? राजनीति एवं विकास। हम कह सकते हैं महत्वपूर्ण नहीं। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा, महत्वपूर्ण नहीं है, नहीं तो एक रीजन उसको भी कह सकते थे। अब ग्रीन वॉश इंगित करता है क्या? प्रमोशन ऑफ जूम एग्रीकल्चर नहीं, प्यूरिफिकेशन ऑफ रिवर नहीं, रिमूवल ऑफ ग्रीनरी नहीं, मेकिंग फॉल प्रोमिसेस ऑफ इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना क्या कहलाता है? ग्रीन वॉश कहलाता है। तो डी आपका सही उत्तर है। विश्व पर्यावरण दिवस हम कब मनाते हैं? 5 जून को। मैंने आपको बताया 1972 5 जून को स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसी के उपलक्ष्य में। अब ध्यान दो, अब कुछ देर इन्वायरमेंट इक्वालिटी के हम करंट अफेयर्स को देखने जा रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, मैं इसको पढ़ रही हूँ, आप लोग इसमें इतना परेशान मत होइएगा कि हिंदी में नहीं लिखा है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा है नहीं जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, बस ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला दिया गया है, अभी रिसेंटली किस
मतलब नेशनल पार्क को, राष्ट्रीय उद्यान को आपका 58th टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया है। तो आप क्या बताएंगे? माधव नेशनल पार्क को। माधव नेशनल पार्क कहां पर है? मध्य प्रदेश में है, याद रखिएगा। ठीक है, रिसेंटली डॉल्फिन पॉपुलेशन सर्वे किया गया है, ठीक है, जिसमें रिकॉर्ड किया गया है कि अभी कितनी डॉल्फिन्स हैं, तो आप बताएंगे 6327, ठीक है। और अगर पूछा गया प्रश्न कि सबसे ज्यादा डॉल्फिन कहां पाई गई हैं, तो उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के बाद बिहार है। तो ठीक है, सबसे ज्यादा डॉल्फिन की संख्या कहां पर है? उत्तर प्रदेश में, फिर बिहार में। अगर टोटल पूछेगा तो आप क्या बताएंगे? 6327 डॉल्फिन्स हैं। कहां पर इंडिया का पहला व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर सेटअप किया गया है? तो आप क्या बताएंगे? व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर जो है वो रीवा मध्य प्रदेश में बनाया जा रहा है। इंडियाज फर्स्ट पीपीपी ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट, तो भारत की पहली ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट, फर्स्ट पीपीपी ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट कहां पर आपका लगाया गया है? इंदौर में, याद रखिएगा। The world largest iceberg A23A is located in which ocean? Southern Ocean, याद रखिएगा। ये क्या है? अब हो सकता है पेपर में A23A दे दिया जाए और बोला जाए ये एक मिसाइल है, ये एक सैटेलाइट है, ठीक है, ये क्या है? तो आप क्या बताएंगे? ये एक आइसबर्ग है जो कि सदर्न ओशियन में थी। Where was the banded royal butterfly recently discovered? तो banded royal butterfly अभी रिसेंटली त्रिपुरा में देखी गई है। Which glacier in Nepal is set to vanish by 2040 due to climate change? तो ये याद रखिएगा, याला ग्लेशियर, ठीक है, 2040 तक हो सकता है याला ग्लेशियर देखने को ही ना मिले, ठीक है। तो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लेकिन हम लोग जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं, इसको डिलीट मारते हैं। क्लियर है ना क्लास? बस ऐसे याद रखो कि किस नेशनल पार्क को अभी 58 टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया। माधव नेशनल पार्क को कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। कहां पर व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर आपका खोला गया है? ये मध्य प्रदेश रीवा में, ठीक है। फिर उसके बाद रिसेंटली डॉल्फिन की पॉपुलेशन का सर्वे कराया गया है, जिसमें कितनी डॉल्फिन देखने को मिली है? 6, 3, 2, 7, ठीक है। और सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में पीपीपी ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट इंदौर, ठीक है। फिर लार्जेस्ट आइसबर्ग A23A कहां पर लोकेटेड है? सदर्न ओशियन में लोकेटेड है। इसी तरीके से पढ़ो, याद हो जाएगा सब। आगे बढ़ते हैं, ज्यादा डिस्कस करना है, इसी वजह से जल्दी जल्दी डिस्कस कर रहे हैं। अब देखो, फर्स्ट 2 इंडियन सिटीज टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज वेटलैंड सिटी, तो वो इंदौर है और उदयपुर है, ठीक है। वेटलैंड सिटीज कौन कौन सी है? इंदौर है और उदयपुर है, ठीक है। फिर उसके बाद देखो उधवा लेक उधवा लेक जो है वो कहां पर है? झारखंड में है। इसको वेटलैंड रामसर साइट में इसको रखा गया है, ठीक है। फिर विच बर्ड वॉज रिसेंटली डिक्लेयर्ड एज अमेरिकन नेशनल बर्ड? तो बाल्ड ईगल, याद रखिएगा, बाल्ड ईगल को अमेरिका के नेशनल बर्ड, राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है। केन बेतवा लिंकिंग प्रोजेक्ट की नींव किसने रखी है? नरेंद्र मोदी ने, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। COP16 जो है यूनाइटेड नेशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन आज पढ़ाया है ना, तो कहां पर ऑर्गेनाइज हुआ है? सऊदी अरेबिया में, ये याद रखिएगा, ठीक है। कपाड़ एंड चाल बीच को अभी ब्लू फ्लैग दिया गया है, ये कहां पर लोकेटेड है? तो याद रखना, कपाड़ और चाल जो है, कपाड़ और चाल, दिमाग और चाल दोनों सही रखो, केरला, ठीक है, ऐसे करके याद रखना। Which state is first to link forest ecosystem with green GDP? तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम को ग्रीन जीडीपी के साथ किस स्टेट ने सबसे पहली बार लिंक किया है? इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट है इसलिए इंपॉर्टेंट है, छत्तीसगढ़, याद रखिएगा। इंडियाज फर्स्ट मॉडर्न गौशाला विद कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट इज लोकेटेड इन विच सिटी? ग्वालियर, ठीक है। गौशाला विद कंप्रेस्ड बायोगैस, ये याद रखिएगा। दुर्गेश अरण्य जूलॉजिकल पार्क जो है वो कहां पर है? ये हिमाचल प्रदेश में है। ग्वालियर मध्य प्रदेश, याद रखिएगा। गौशाला विद कॉम्प्रेस्ड बायोगैस फर्स्ट है इसलिए ग्वालियर, याद रखिएगा। फिर उसका दुर्गेश अरण्य जियोलॉजिकल पार्क हिमाचल प्रदेश में। बिहार का सेकेंड टाइगर रिजर्व कहां पर बनने वाला है? कैमूर डिस्ट्रिक्ट में, याद रखिएगा, ठीक है। ये KAIMUR कैमूर है, ना कि KAY वाला कैमूर है, मध्य प्रदेश वाला। फिर ग्लोबल बायोफ्यूल एलियंस हेडक्वार्टर विल बी सेट अप इन विच कंट्री? याद रखिएगा, इंडिया में, ठीक है।
ग्लोबल बायोफ्यूल एलियंस इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंडिया में। फिर देखिए ऑक्सीजन बर्ड पार्क कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है? नागपुर में। ऑक्सीजन बर्ड पार्क नागपुर में। विच इज इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट हब ऑफ बटरफ्लाई? काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि कहाँ पर है? असम में है। किस लिए और फेमस है? वन हॉर्न राइनासोरस के लिए, एक सींग वाले गैंडे के लिए। Which state have formed a joint panel for cheetah conservation in India? तो मध्य प्रदेश एंड राजस्थान। Which 24 coastal village have been recognized by UNESCO as tsunami ready? तो उड़ीसा में है, ठीक है। Which state government approved India's third largest tiger reserve? थर्ड लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में, गुरु घसीदास एंड तमूर पिंगला टाइगर रिजर्व, ये याद रखिएगा। Where was the India's first CO2 to methanol pilot plant is inaugurated? तो पुणे, महाराष्ट्र। वर्ल्ड ओजोन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 16 सितंबर को। साइक्लोन आसना जो है वो किसके द्वारा नाम दिया गया था ये? तो आप बताएंगे, पाकिस्तान द्वारा। टाइफून यागी नाम किसके द्वारा दिया गया था? जापान द्वारा। इंटरनेशनल सोलर एलियंस का 101 आपका मेंबर कौन सा बना है? तो वो नेपाल बना है, ठीक है। रिसेंटली सनसान अफेक्टेड विच कंट्री? सनसान अफेक्टेड जापान एंड ऑल्सो द साउथ कोरिया। फिर देखिए स्मार्ट लेबोरेटरी ऑन क्लीन रिवर, ये कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया? इंपॉर्टेंट है, बनारस में, ठीक है। तवा टाइगर रिजर्व को एक रामसर साइट डिक्लेयर किया गया है। तवा रिजर्व कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा। टाइगर गलती से बोल दिया, तवा रिजर्वॉयर जो है, टीआर अभी तक टाइगर रिजर्व की बात हो रही थी तो गलती से निकल गया, आप याद रखिएगा। जो तवा आपका रिजर्वॉयर है, ठीक है, रिजर्व नहीं, रिजर्वॉयर की हम बात करें, हम पानी की बात करें, क्योंकि रामसर साइट की बात हो रही है, तो ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। गलती से मुंह से टाइगर रिजर्व निकल गया, उसको सही कर लीजिएगा। फिर देखिए इंडियाज फर्स्ट बायोस्फीयर इन अ टाइगर रिजर्व हैज बीन क्रिएटेड इन विच स्टेट? तो उत्तराखंड में, राजाजी नेशनल पार्क। इंडियाज फर्स्ट बायोस्फीयर इन टाइगर रिजर्व हैज बीन क्रिएटेड इन विच स्टेट? उत्तराखंड टाइगर रिजर्व, राजाजी नेशनल पार्क, ये याद रखिएगा, पूछा जाता है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब सेलिब्रेट होता है? 5 जून को, पता ही है आप लोगों को। फिर विच कंट्री इज द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट एमिटर ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड? तो इंडिया, ठीक है, याद रखिएगा, चाइना के बाद। सेकेंड बोला गया ना, तो चाइना 16%, इंडिया 11%। फिर उसके बाद गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो मध्य प्रदेश, ये याद रखिएगा, ठीक है क्लास। चलिए अब कुछ और चीजें देख लीजिए। लेपर्ड कैपिटल किसे घोषित किया गया है? तो बेंगलुरु को, ये याद रखिएगा। उसी के साथ फर्स्ट सोलर पावर्ड डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? दीव, ये भी याद रखिएगा, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। इतनी चीजें आपको याद रहेगी। हमने करंट अफेयर को जल्दी जल्दी रिवाइज करा दिए, और कोई करंट अफेयर होगा तो हम लोग आगे डिस्कस कर लेंगे आपसे। चलिए तो आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे। आज की क्लास एनवायरमेंट इक्वालिटी की एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी, क्योंकि इसमें हमने कुछ पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस को डिस्कस किया, साथ ही साथ एनवायरमेंट को भी डिस्कस किया। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा क्लास, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मुझे वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आप में से स्टूडेंट कह रहे हैं साइंस को भी कवर करने को, तो साइंस को भी आगे चल के हम लोग कवर करेंगे, उसकी चिंता मत करिए। देखिए मेरा एक उद्देश्य ये था हिस्ट्री को पहले कवर करने का, क्योंकि एंशिएंट मेडुअल हिस्ट्री कुछ ऐसी होती है, मध्यकालीन भारत, जिससे रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन क्या पूछा जाएगा उसको प्रिडिक्ट करना बहुत ही ज़्यादा मतलब वो होता है कि पता नहीं क्या पूछ ले। तो अभी आपके पास समय है, तो अभी जो डिफ़िकल्ट चीज़ें हैं जैसे एंशिएंट मेडुअल, उसको आप एक बार पढ़ लीजिए, ताकि आपको अपने मन से मतलब मन में एक संतुष्टि रहेगी कि मैंने पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस देख लिए और एक स्पेसिफिक बुक से मैंने पढ़ लिया है। अब इससे ज़्यादा अगर बाहर प्रश्न बनेगा तो सबके लिए डिफ़िकल्ट होगा, खाली मेरे लिए नहीं होगा। तो इसीलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा उन सब क्वेश्चंस को पढ़ ले, ठीक है, जो कि डिफ़िकल्ट होते हैं। फिर उसके बाद हम
अभी इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, साइंस, ये सब स्कोरिंग है, यहाँ से तो आपको आना ही चाहिए स्कोर, ठीक है, तो वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। आप बिल्कुल चिंता मत करिए क्लास। आप में से कई स्टूडेंट बार बार पूछते हैं कि मैम सारे सब्जेक्ट्स आप कवर करेंगी। हाँ, मैं मॉक टेस्ट में सारे क्वेश्चंस को कवर करूंगी, सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड, लेकिन पूरा सिलेबस तो मैं आपको पढ़ा नहीं सकती हूँ, ये भी बहुत बड़ा सत्य है। लेकिन जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको मैं मॉक टेस्ट के माध्यम से ज़रूर कवर करूँगी। बस आप लोग मुझे ये बता दीजिए कि ये मॉक टेस्ट आपके लिए यूज़फुल है कि नहीं, मदद मिल रही है कि नहीं आपको, ठीक है। अगर मदद मिल रही है, मेरी मेहनत काम आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर कुछ और चेंजेस भी किए जाएंगे। देखिए, डिकोड एग्जाम की पूरी टीम आपके साथ हमेशा इसीलिए खड़ी रहती है कि हम जितनी मदद आपको दे सकें, हम उतनी मदद आपकी कर सकें, ठीक है। तो अगर आपको कहीं पे भी किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक में दिक्कत होती है तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है, ताकि आने वाले क्लासेस में हम उन टॉपिक्स को कवर कर सके प्रश्नों के माध्यम से। तो धन्यवाद क्लास। इसी के साथ आज के सेशन को यहीं पे एंड करूंगी। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलूंगी नए प्रश्नों के साथ। तब तक खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए, और कोई भी डाउट होता है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ठीक है। और अपने स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए। धन्यवाद क्लास।